आज हमारा 5वां दिन है ना शिविर का। हमने कुछ पहले 2-3 दिन समीक्षात्मक चर्चाएं की, हम कहाँ खड़े हैं है ना, उस बात को लेके। फिर अभी तक विचार कैसे विकसित हुए मानव जाति के अंदर, उसको लेकर कुछ बातचीत हुई, जिसमें भौतिकवाद, आदर्शवाद की समीक्षा की, और फिर उसके बाद सहअस्तित्ववाद का प्रस्ताव रख के उसमें प्रारंभिक चर्चाओं को शुरू किया, जिसमें से कल जीवन ज्ञान के ऊपर कुछ बात। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमारी जो चर्चा चल रही थी आखिर में, वो थी मानव संबंध में सहयोग की बात। तो सहयोग जो है, व्यवहार और कार्य में सहयोग करने के लिए विचार में, है ना, सहयोग का विचार होगा तो हम कार्य व्यवहार में सहयोग करेंगे। सहयोग की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सहयोग पूर्वक ही साथ बना रहता है, और जहां सहयोग का अभाव होता है, किसी को हम नाम दे रहे हैं असहयोग, जहां सहयोग का अभाव होता है वहां साथ बना नहीं रहता है, साथ का टूटन आ जाती है ना। तो ये जो साथ है, इसको बनाए रखने के लिए सहयोग से उसको बनाए रखा जाता है। उससे उसकी जो संबंध का खाद पानी है वो है सहयोग। ये समझने की बात है मोटी। अगर हम संबंधों में सहयोग नहीं करेंगे तो संबंध पनपेंगे नहीं, बिखर जाएंगे। तो हमें, ये हमारी रोज की क्रिया है, क्या चीज? सहयोग करना। जैसे खाना खाने से शरीर को बनाए रखते हैं, वैसे ही सहयोग करने से संबंध को बनाए रखते हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा रोज का कि जिन भी संबंधों में हम जी रहे हैं, जो भी संबंध हमें प्राप्त हैं, परिवार में हो गए, समाज में हो गए, इनमें हम क्या सहयोग प्रदान कर रहे हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखने से हमारे संबंध जो है बनते हैं। ये मूल बात है, इसका ध्यान देने की बात है। और अगर इस बात पे हमारा ध्यान नहीं रहता है तो हम संबंधों का इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरों से तो सहयोग की अपेक्षा को रखते हैं, लेते रहते हैं, अपने पक्ष के जो सहयोग प्रदान करना है वो नहीं देते। और इस क्रिया को जब हम सहयोग ठीक से नहीं देते, जिम्मेदारी पूर्वक नहीं देते, इसी को हमने बताया, नाम दिया शोषण। शोषण से संबंध बिखर जाता है, ये मुद्दा है। तो इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो संबंध को थोड़ा सा और खोलते हैं। तो संबंध का अर्थ है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। ठीक है, यानी हम पूरे होने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्धता, अनुबंध का अर्थ हो गया हमारी प्रतिज्ञा है कि हम साथ रहेंगे। हाँ जी, एग्रीमेंट, जी जी, है ना, हमारी सहमति तो है ही है, प्रतिबद्धता भी है ना। अब देखिए, एक प्रश्न उठता है कई बार, है ना, कल सत्य भैया है क्या है, तो पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि ये जो संबंधों को तो दो प्रकार से देखते हैं, खून के रिश्ते होते हैं और एक जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। तो क्या खून के रिश्ते अलग होते हैं और वो अलग होते हैं? तो उसमें हमारी जो चर्चा हो रही थी, उसमें जो ध्यानाकर्षण हुआ, ये हुआ कि जैसे छोटा बच्चा, उनके दोनों बच्चे उधर खेल ही रहे है ना, इस बच्चे को, उस बच्चे का लगाव अपने माता पिता के साथ क्यों? क्योंकि वो देखता है दो व्यक्ति हैं जो रोज मेरे साथ लगे रहते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, है ना, मेरे सुख दुख में बने रहते हैं साथ में, मेरी आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं, मैं रोता हूं तो भी ध्यान रखते हैं। इस आधार पे उसने उन दोनों को स्वीकार रखा है, उन दोनों के प्रति उन बच्चों की स्वीकृति, माता पिता। अगर उधर वो दो व्यक्ति होने की बजाय कोई दो और व्यक्ति होते, कोई अन्य व्यक्ति होते, और वो भी वही काम कर रहे होते जो ये दो लोग कर रहे हैं, उनके प्रति भी ऐसी ही स्वीकृति बनती बच्चे की। बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये मेरी माँ है या पिता है, क्या है वो, मतलब मैं इसकी कोख से जन्म लिया हूँ, ऐसा नहीं पता। वो तो जो उसकी सेवा कर रहा है, जो उसका ध्यान रख रहा है, जो उसको उसकी हंसी खुशी में सब में साथ है, उसके साथ वो जुड़ जाता है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा? है ना।
तो सभी संबंध स्वीकृति से होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी होता है जिंदगी में चलते हुए अपने ही भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, इन सब के बीच में कोई ना कोई मनमुटाव आ जाता है कभी कभी, और कभी हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं, कभी साथ रहना छोड़ देते हैं, फिर कभी तो उसका याद भी नहीं करना चाहते। तो क्या खून के रिश्ते खत्म हो गए? खून का रिश्ता नहीं होता, रिश्ता केवल स्वीकृति का है, स्वीकृति हमारी। तो सारे रिश्ते, सारे संबंध केवल स्वीकृति की। स्वीकृति कहाँ होती है? शरीर में होती है, जीवन में होती है? जीवन में। ये पकड़ने वाली बात। हमारी जितनी भी स्वीकृतियां हैं वो हमारे जीवन में हैं। जिसको भी हम अपना संबंधी मानते हैं, बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, पति पत्नी को देखिए, कोई 20-25 साल की उम्र में दो लोग साथ आए, है ना, पहले अपने को एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर एक दूसरे को स्वीकार लिया और पूरी जिंदगी साथ बिता देते। इनमें कौन सा खून का रिश्ता बनता? खून का रिश्ता केवल भाषा है, रिश्ता तो स्वीकृति का ही। जिसको अपना लिया वो अपना हो गया, जिसको नहीं अपनाया वो पराया। ये मूल बात है, हर जगह पे यही बात काम करती है। अब सहज रूप में जहां जन्म लेते हैं उनको तो अपनाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे जिनके बीच में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके अलावा औरों को नहीं अपनाएंगे। तो ये सभी जो भी हमें मिलता है, जिसके साथ भी हमारा मन जुड़ जाता है, जिसके साथ भी हमारी स्वीकृति जुड़ जाती है, वो सब हमारे संबंध नहीं है। और संबंध में होना क्या है? परस्पर सहयोग। संबंध को कैसे पालते हैं, संबंध को कैसे पनपाते हैं? उनके अंदर सहयोग, आदान प्रदान करते हैं। तो व्यवहार की एक परिभाषा इसमें से निकल के आती है। व्यवहार की हम बात कर रहे थे ना, व्यवहार आयाम कल। तो व्यवहार की परिभाषा निकल के आती है, सहयोग का आदान प्रदान ही व्यवहार है ना। अब समझदार लोगों के अंदर क्या परिभाषा हो जाती है? उसमें पूर्णता के अर्थ में सहयोग का आदान प्रदान ही व्यवहार, पूरे होने के लिए। अब ये पूरे होना, पूर्ण होने का अर्थ क्या है? पूरा होना है दो क्रमों में, एक तो समझदारी में पूरा होना है, और फिर समझदारी पूर्वक जीने में जो प्रमाण है इनको पूरा करना है। यानी अनुभव का प्रमाण देना है, अपने विचारों में संतुलन का प्रमाण देना है, व्यवहार में संतुलन का प्रमाण देना है, कार्य में संतुलन का प्रमाण देना है। तो पूरे होने का मतलब है पहले समझदार होने में पूरा होना, पूरी समझदार हो जाना, पूरा समझदार हो जाना, है ना, इसका एक प्रमाण। और फिर समझदारी पूर्वक जीने का प्रमाण, इसमें पूरे होना। तो हमारे जो संबंध हैं वो किस लिए हैं? पहले तो वो है समझदारी में पूरे होने के लिए। हम दोनों साथ इसलिए कि मेरी भी समझदारी पूरी हो, आपकी भी समझदारी पूरी हो। इसमें हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और जो जो समझदारी हम में आ गई है इसको हम जी लें, इसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। इसके लिए संबंध। तो हमारा भाई किस लिए है? ताकि वो भी समझदार हो, हम भी समझदार हो। हमारा दोस्त किस लिए है? हमारे माता पिता किस लिए है? हमारे भाई बहन किस लिए है? हमारे पति पत्नी किस लिए? हमारे बच्चे किस लिए? ताकि हम भी समझदार हों और वो भी समझदार हों, एक बात। और दूसरा, वो भी समझदारी पूर्वक जिए, हम भी समझदारी पूर्वक जिए। इसके लिए संबंध है। हम एक दूसरे के साथ नासमझी के लिए नहीं है। ये हमारा साथ इसलिए है कि हम एक दूसरे को भटकाएं, एक दूसरे को नासमझ बनाए, बुद्धू बनाए। आजकल तो बुद्धू बनाना बड़ा फैशन है ना। हम एक दूसरे के साथ बुद्धू बनाने के लिए नहीं है, हम एक दूसरे के साथ समझदार होने के लिए साथ। तो चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता संतान हो, हम सबको अपने में समझदारी को अर्जित करना है, समझदारी को पाना है। उसके लिए एक दूसरे का सहयोग करना। हमें कोई अच्छी बात मिली, बताएं घर में कि भाई ये अच्छी बात मिली है, आप भी आके सुन सकते हैं, है ना। उनको कोई अच्छी बात मिली, वो बोलते हैं कि ये अच्छी बात है, आप भी जाके सुनिए, समझदारी की बात है। इसके लिए हम साथ हैं, क्योंकि आपकी तृप्ति भी समझदारी पूर्वक है और मेरी तृप्ति भी।
हम सबकी तृप्ति समझदारी पूर्वक है, ये बात पकड़ने की। अभी हम सोचते हैं हमारी तृप्ति सुविधा संग्रह से, सुविधा संग्रह के लिए एक दूसरे का सहयोग अपेक्षा में। अभी तो ऐसे ही बना हुआ है ना, अभी एक दूसरे का सहयोग क्यों करते हैं? सुविधाओं के लिए, संग्रह के लिए, है ना। जितनी वो कंपनियां बना रहे हैं, जितने हम परिवार के धंधे चला रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, आपस में मिलकर मुनाफा होगा, इसके लिए होता। इधर क्या कह रहे हैं, ये पूरा नहीं पड़ेगा, सुविधाएं चाहिए लेकिन केवल सुविधाएं पूरी नहीं पड़ेंगी, आपको तृप्त नहीं करेंगे, देर सवेर आप लोगों को समस्या आती है। और इसका प्रमाण क्या है, देख ही सकते हैं। पूरे संसार के अंदर कोई भी लोग कुछ भी, चाहे वो मुनाफे के लिए साथ है या किसी ताकत के लिए साथ है, उनका साथ थोड़ी देर का है। जैसी परिस्थिति थोड़ी सी बदलती है तो उनके अंदर बदलाव आ जाती है। लेकिन जहां पे साथ समझदारी के लिए होता है, साथ में सुखपूर्वक जीने के लिए होता है, वहां परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो, फिर भी साथ बना रहता है, क्योंकि वहां पे विश्वास पैदा होता है। विश्वास कैसे पैदा होता है? परस्परता में, संबंधों में। जैसे हम अपने भाई के साथ, मेरी उनसे कुछ अपेक्षा, उनकी मुझसे कुछ अपेक्षा। परस्पर अपेक्षाएं जब पूरी होती रहती हैं तो विश्वास बना रहता है। परस्पर अपेक्षाएं जब टूटती हैं, मेरी अपेक्षा टूटेगी तो मेरा विश्वास टूट जाएगा, आपकी अपेक्षा टूटेगी तो आपका विश्वास टूट जाएगा। तो अपेक्षा टूटने से विश्वास टूटता है। अपेक्षा किस चीज की है? सहयोग की है। सहयोग किस चीज के लिए चाहिए, ये अभी सामान्यतः व्यक्ति को मालूम नहीं। वो सोचते हैं काम धंधे के लिए सहयोग है, पैसा बनाने के लिए। सहयोग है समझदार होने के लिए, समझदारी पूर्वक जीने के लिए, यानी समझदार होने के लिए और प्रमाणित होने के लिए सहयोग। इसको हमें समझना पड़ेगा। इसको जब तक समझेंगे नहीं, कुछ भी हाथ पैर मारते रहे, संबंधों में ठीक से जी नहीं पाएंगे, फलस्वरूप दुखी रहेंगे, शिकायतों में जिएंगे। बहुत खुशी से, बहुत शौक से हम साथ रहते हैं, आते हैं। साथ आने में मानव जाति को परंपरा नहीं और समस्या नहीं। दोस्त हो जाए, है ना, विवाह हो जाए, किसी का जन्म हो जाए परिवार में, वो सब खुशहाली के मौके साथ। लेकिन साथ को निभाने की तमीज नहीं है। साथ को निभाने की तमीज हमें सीखनी, और वो तमीज क्या है? परस्पर सहयोग। किस चीज के लिए? पूर्णता के लिए। पूर्णता क्या है? समझदारी और समझदारी पूर्वक जीना, समझदार होना और समझदारी पूर्वक जीना, इसके लिए सहयोग, ये समझने की बात है। अपना रोज की दिनचर्या में आप देख लीजिए, जितने भी लोगों के साथ आपका व्यवहार है, उसमें उद्देश्य क्या है, उसको जांचिए। उसको समझदारी और समझदारी पूर्वक जीने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है वो कर ली। बहुत ज्यादा छेड़खानी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ निश्चित काम तो करना पड़ेगा। कुछ किए बिना वो ठीक नहीं होने वाला। नहीं तो जो अच्छे संबंध मजे आ रहे हैं ना जिनमें भी, इस सब में खटास आ जाए। इसलिए अधिकतर लोग जब एक वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो बोलते हैं ये संबंध, नाते, इन सब का कोई मतलब नहीं। इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो निभा नहीं, और निभाने का नियम भी नहीं समझ में है, तो फिर बोलते हैं ये सब मोह माया है, इसके चक्कर में फिर उधर निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। यहां पे हम क्या कह रहे हैं? संबंध में जीना ही सुख है। संबंधों में तालमेल पूर्वक जीना ही सुख का स्रोत है। इसको हमें समझना है, इसको हमें पहचानना है। और कोई बाहर से नहीं आएगा। और संबंध, मान लीजिए आपके सभी संबंधों में तालमेल हो, तो इसी को बोलते हैं स्वर्ग। और संबंधों में तालमेल बिगड़ा हो, इसी को बोलते हैं नरक। तो स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है।
आपका निर्णय है कि आप स्वर्ग में जियोगे कि नरक में जियोगे। और नरक में जीने के लिए पहला जो कारण बनता है वो है अकेले जीने का प्रयास। नरक में जाने का दरवाजा वहीं से खुलता है, मैं अकेले जीऊंगा। हम साथ में हैं, साथ में जिएंगे, साथ में मरते हैं, सामान्य सी बात है। ठीक है। अनुबंध का अर्थ होता है दोनों की स्वीकृति। जी भैया। हाँ हाँ, पूछते जाइए, पूछते जाइए, माइक ले लीजिए। नहीं, ऐसे जोर से बोलूँ। ठीक। आपने कहा कि जिसकी जो आकांक्षा या एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, वो अगर पूरी होती है तो विश्वास बनता है, वो नहीं होती तो विश्वास टूटता है। जी, ऐसा ही कुछ कहा। हाँ हाँ। अब उसकी एक्सपेक्टेशन को जज करने वाले हम नहीं हैं। हाँ। एक्सपेक्टेशन जज करना चाहिए, या जो भी एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो चॉकलेट मांग रहा हो या कोई ऐसी चीज की एक्सपेक्टेशन है जो कि मेरे समझ से सही नहीं है, ठीक ठीक। तो वहां पे क्या जी, क्या गाइडलाइन? तो पहले तो हमने नियम पकड़ लिया कि अपेक्षा पूरी ना होने से, है ना, संबंध में अविश्वास होता है। ठीक है। अब अपेक्षाओं को जब अध्ययन करते हैं उस पर ध्यान देते हुए पता चलता है अपेक्षाएं संतुलित भी हो सकती है, असंतुलित भी हो सकती है। ठीक है। नासमझी में असंतुलित अपेक्षाएं होती हैं, समझदारी में संतुलित होती है। ठीक है। अब ये जो असंतुलित अपेक्षा है ये क्या चीज है ना? ये क्या होता है, मेरी जो प्राकृतिक आवश्यकता है इसको मैं जानता नहीं, पर इसका दबाव मेरे अंदर बन रहा है। जैसे मेरे को शरीर को भूख लगती है, तो भूख लगी है, इसका दबाव बना हुआ है, पर मैंने अपने विचार पक्ष में कुछ निष्कर्ष, भूख लगेगी तो मैं चिप्स खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा, ये मैंने अपने मानसिकता के अंदर गलत इक्वेशन बिठा रखी है। इससे मेरी अपेक्षा असंतुलित हो जाती है। तो मेरी जो नेचुरल नीड है, जो मेरी प्राकृतिक आवश्यकता है, उसको ना पहचानने से मेरी अपेक्षाएं असंतुलित हो जाती हैं। तो अब हमको दिख रहा है, मान लीजिए सामने वाले की अपेक्षा अभी असंतुलित है, तो क्या मेरे को उनकी प्राकृतिक आवश्यकता दिख रही है क्या? उसको पहचान के उसको पूरा करने से उसकी संतुष्टि होती है। अभी हम क्या करते हैं, असंतुलित अपेक्षा है, हम इसको पूरा नहीं करेंगे या हम इसको पूरा करेंगे। बच्चे होते हैं तो उनकी जिद को पूरा करते हैं, और नहीं, कई बार हम होते हैं नहीं करेंगे। दोनों में असंतुलन ही होता है। पर उससे प्रॉब्लम है, अगर उसको भूख लगी है, वो पिज्जा खाना चाहता है, मैं उसको रोटी दूंगा तो ठीक है ना? तो अगर कोई बड़ा है या कुछ है, हो सकता है उस घटना में अभी वो नहीं सुनेगा, तो उसको जो खाना है खिलाइए। लेकिन अब हमें पता चल गया, इसको अपनी ये प्राकृतिक आवश्यकता का पता नहीं है, अब इस पे काम किया जाए एक तरीके से। एक और उदाहरण लेना चाहूंगा। ये समझ में आई बात? समझ में आ गई। ये ठीक लगती है? ठीक लगती है ना? इसके लिए कुछ शिक्षा का कार्यक्रम करना। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है, वो जिस वक्त जिद कर रहा है उस वक्त समझाने का टाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कभी क्योंकि वो अभी आवेश में है, जो हमने वो ग्राफ देखा, इस वक्त वो कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि उसके देखने, समझने, सुनने की शक्ति क्षीण है। वो जब सामान्य स्थिति में होगा, यानी इसका ये ठंडा हो जाएगा सामान्य, तब उससे भोजन पे बात, भोजन कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आयु के अनुसार उसके साथ चर्चा हो, उसकी शिक्षा हो, उसमें आगे बढ़ाए। जी आगे। ये उसकी एक्सपेक्टेशन जो भी हमने एग्जांपल लिया, ये शरीर को लेके था। जी भूख। जी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें कि शायद उसके जीवन से लेके, जी। फॉर एग्जाम्पल किसी से कोई गलती हुई, वो चाहता है मैं उसकी गलती छुपा लूं, ना बताऊं घर में, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं ना बताऊं कि उसने सिगरेट पिया है या कुछ ऐसा। जी। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं उसके रहन, उसके इस भेद को, इस सीक्रेट को रखूंगा। अब मेरे लिए क्या लाजमी है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब उसकी ये जो अपेक्षा है, उसकी प्राकृतिक अपेक्षा क्या है, उसने जो किया है, अब उसको लगता है इसका जो परिणाम आएगा परिवार में, संबंधों में, उसमें उसको सजा मिलेगी या अपमान मिलेगा, कुछ ऐसा होगा, तो उसका भय है। तो वो भय भीत हो रखा है,
और वो चाहता है आप उसका संरक्षण कर दो, ताकि वो जो भय का उसका कारण है उसको बचा दो। तो उसका संरक्षण किस रूप में होगा? भाई उसका अपमान ना हो, उसकी मार पिटाई ना हो, लेकिन सूचना पहुंच जाए, उसको सुनिश्चित कीजिए। जो मूल आवश्यकता है उसको पहचाना जाए। अभी क्या होता है, प्रतिक्रिया देते हैं ना, भाई इसने सिगरेट पी ली, इसको घर से बाहर कर दो, इसको डांट लगा दो, इसकी पिटाई कर दो, कुछ ऐसा करते हैं अभी। उसको ऊपर ध्यान दिया जाए, ये काम करने वाले नहीं है, और उसको कैसे हम संतुलित करें। भाई ये कोई गलती हो रही है, इसमें ना समझे क्या कारण है, सिगरेट क्यों पीना शुरू कर दिया, कैसे शुरू कर दिया, इसका क्या कारण बना, उसको उसके अंदर घुसा जाए। और कई बार होता है कि सामने वाला गलती करेगा अपने व्यक्तित्व में और वो भी सुधरने को तैयार नहीं, फिर भी संबंध हम छोड़ नहीं सकते उसको। देखिए, जब हमें व्यक्ति को स्वीकारना, संबंध है, हमने बोला स्वीकृति का भाव है ना, व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के साथ स्वीकारा जाता है। व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को हटा के नहीं स्वीकार सकते कि मैं आपको चाहता हूं लेकिन आप सिगरेट पीते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, ये सब छोड़ दो फिर मैं आपके साथ हूं, ऐसा नहीं संभव। अगर मैं आपको स्वीकारता हूं आप जैसे हो वैसे, फिर मिलकर दोनों सुधरने के जो भी होगा करें, जो बन पाएगा। पर जो संबंध की स्थापना है वो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकारने से शुरू होती है, उसमें आप फिल्टर नहीं लगा सकते। ये आप तय कीजिए कि मैं आपके साथ हूं, मैंने आपको अपना संबंधी स्वीकारा, भाई स्वीकारा, मित्र स्वीकारा, जो भी स्वीकारा, पति स्वीकारा, पत्नी स्वीकारा, इस व्यक्तित्व के साथ स्वीकार। आपको कैसा लगता है कि कोई बोले कि नहीं आप वैसे तो ठीक हो पर ये सब आपकी वो है इसलिए मैं आपको नहीं स्वीकार करता। हमें स्वीकार नहीं होती है, हम चाहते हैं हम जैसे हैं वैसे स्वीकार है। हमें भी पता है हमारी जो शॉर्टकमिंग है हम भी दूर करना चाहते हैं, अभी हमारी कुछ विवशता है, हमारी कुछ मजबूरी है, हमारा कुछ अज्ञान है। मानव जाति में ना संबंधों में रिजेक्शन बहुत बड़ा इशू है। हम बहाने ढूंढ लेते हैं गलती निकालने के और एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं। हम सब में सब गलती है, कोई भी हम ऐसे पूरा नहीं। एक दूसरे की गलती देख लेते हैं, अरे तुमने तो झूठ बोला था, अब तुझे बात नहीं करें। अभी हमें ये चल रही है कि वो जो ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं इस कारण या उस कारण उसमें नहीं करते उनको जो वो सुधारना चाहते हैं या वो सुधरना चाहता है, पर वो जब थोड़ा आजकल क्या है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम उसको वहाँ ट्रीटमेंट देते, पर वो जब वहाँ से फिर आके वो सोसाइटी में आता है, उसको हम चाहे रोकना चाहें समझा के रोए, उस सोसाइटी में वो कभी न कभी चले जाता है। तो इसको आप इस विधि से हम जो आपने बताया उसमें सुधारना चाहते हैं, और वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो उसमें जब वो लंबा प्रोसेस होगा तो उसमें से जो उस समय तो वो एकदम तो रोकने वाला है नहीं। जी बिल्कुल। आपकी उसमें क्या कोई आपकी तरफ सजेशन क्या हो सकता है? नहीं देखिए, कोई ड्रग एडिक्ट का मतलब है कोई किसी चीज में बहुत आसक्त हो, है ना। अब उसकी शरीर की भी और उसके मन की भी डिपेंडेंसी हो गई उसके ऊपर, उसमें से बाहर आने का निर्णय उसी व्यक्ति को लेना होगा, कोई और व्यक्ति उसके लिए निर्णय नहीं लेता, है ना। तो अब वो जब तक उसमें फंसा हुआ है ना, उसमें उसके परिणामवश नशे में है या कुछ है, उससे भी कुछ दुर्घटनाएं घटित कराता रहता है ना, और वो डेस्परेशन में और कुछ पठान करता है। तो उन सब के अंदर कैसे संतुलन बना के किया जाए, उसका सहयोग किया जाए, वो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस परिस्थिति के हिसाब से। जितना हो सके उसके साथ संबंध तो निभाना ही चाहिए हमें। भाई हमारा बेटा तो है ही ना वो, या हमारा भाई तो है ही वो, या हमारा बच्चा है, तो उसके साथ कैसे हम बनाए रखें, उसको निकालने के लिए जो भी प्रयास करना करें, उसके अंदर संबंध नकार के ना किया जाए उसका। ये हो गया कि संबंध हमें निकालना नहीं है। आजकल अगर पूरा इंडिया में देखा जाए कि डी एडिक्शन सेंटर बहुत खुल चुके हैं, तो वो उसने वो अगर वो स्मैक ले रहा था या जो भी ले रहा था उसके हटके अब जो उसको ट्रीटमेंट दी जाती है उन सेंटर में, अभी वो सस्ती भी है और फ्री अवेलेबल भी है, तो वो अब उसको छोड़ के अब उस पे लगा हुआ है वो, तो वो मतलब एक की छोड़ी एक पे आ गया, तो इसमें उसको वो वहाँ डी एडिक्शन सेंटर
हाँ बिल्कुल है, जब तक व्यक्ति खुद छोड़ना नहीं चाहेगा कोई चीज छूटती नहीं है, और जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ लेता है। उसकी मनोबल को बढ़ाने की बात है इसमें। जो छोड़ना चाहता है उसको हम एक तो अपना किस विधि से हम उसको सुधार सकते हैं, या उसको देखिए मैंने पहले दिन बोला था भाई साहब, सुधारने का झंझट छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो सुधर सकता है, वो बात ही नहीं है ना, ये सारा फोकस ड्रग्स एडिक्ट्स के ऊपर। गाइड में वही समझाएं, गाइड कैसे करें, कोई गाइडेंस नहीं, मैं पहले निवेदन करता हूँ इसको, अब जिन संबंधों में जी रहे हैं घर परिवार में, पहले इसको देखें, हम पहले इसको एक्सट्रीम केसेस में ना ले जाएं, ड्रग एडिक्शन और इन सब चीजों। हमको पहले अपने जो सामान्य घर में भाई बहन माता पिता बच्चे, इनके साथ हम कैसे इस्तेमाल करें, पहले उसको परख लीजिए। देखिए क्या है, ये जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं ये ऐसा हो गया जैसे एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक चलता है और आपको चलानी है साइकिल, सीख रहे हैं पहली बार, नौसिखिया है, मतलब आज किसी ने साइकिल ला के दी, आपको चलानी नहीं आती और चलानी, अब लेके आप पहुंच जाइए एक्सप्रेस वे के बीच में, ऐसा करेंगे या खाली मैदान में जाके पहले कोशिश करेंगे? जहां सब अनुकूलता है वहां पे पहले प्रयास कर लीजिए, फिर ये धीरे धीरे अभ्यास करते हुए फिर उधर पहुंचेंगे। उन केस को तब देखना, अभी देखिए जो सामान्य संबंध है, जहां सामने वाला भी कुछ सोचने समझने के लिए तैयार है, आप भी तैयार हो, उसमें कैसे इसको हम स्थापित करें। हम हमेशा कूद लगाते हैं एक्सट्रीम केसेस में, एक्सट्रीम केसेस का जवाब यहां से खड़े होकर नहीं है, वो क्रम है, सीढ़ियां हैं, उसको चढ़ना पड़ेगा। पहले हमारे सामान्य संबंधों में ठीक होगा, फिर उसके बाद थोड़े से और कठिन वाले में, फिर ये जो सबसे एक्सट्रीम है उसके अंदर जाएंगे। बाबा जी हमारे को एक लाइन बोला करते थे, वो बोलते थे कि हर आदमी गंगा जल को, आजकल की जो मानसिकता के बारे में बोलते हैं कि गंगा जल शुद्ध है, इसका टेस्ट कैसे करता है? गंगा जल को लाएगा और गटर में डालेगा और बोलेगा देखो गंगा जल, इसमें लाके टेस्ट करना चाहता है। बोलते हैं ना गंगा में पानी में जो भी डलता है सब शुद्ध हो जाता है, वो तो उसको लेकर गटर में डाल के देखना चाहता है कि गटर शुद्ध हो गया कि नहीं हो। ये नहीं होगा, ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल। हमको जहां पे सब अनुकूलता है पहले वहां पे अभ्यास करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा ये बात क्या कह रहे हैं। इधर कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा और उसको आप इंप्लीमेंट करें, आप ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नियम है मानव के जीने के, मानव के साथ जीने के, उनको आप समझ के अपनी परिस्थिति में आप उसके समाधान निकालें। इसमें फिर वो काउंसलिंग का इतना नहीं रह जाएगा। देखिए जी, काउंसलिंग तो वो कर सकता है जो खुद समझदार है। काउंसलिंग वही करेगा जो समझदार होगा, जो समझदार हो गए हो तो जरूर कीजिए। इसमें वो समझाना आ जाएगा, समझाना नहीं, वो तो पहले ही बताया, जो समझना चाहता है उसका सहयोग करना है, जो नहीं समझना चाहता उसको कौन समझा देगा। काउंसलिंग भी आप किसकी करते हो? जो काउंसलिंग चाहता है, जो नहीं चाहता उसकी काउंसलिंग कर सकते हो क्या? एक जो काउंसलिंग नहीं चाहता है क्या आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो क्या? टेक्निकली तो नहीं, सिंपैथी रख सकते हो, है ना, पीड़ित हो सकते हो कि भाई इसको मदद चाहिए, हम कर सकते हैं पर ये मदद नहीं ले रहा, ये सब तो चलेगा। तो सबसे पहली चीज इच्छा जागृत करनी पड़ती है सामने वाले की, यार ये जो हम तो आप कर रहे हो, ये तो आप ही को पीड़ा दे रहा है, हमको भी पीड़ा दे रहा है, इसको कुछ मिलके कर सकते, ये आशा उसमें जगानी है, इसका कुछ किया जाए। वो डिपेंड करता है कि आप संबंध को किस तरीके से निर्वाह कर पाते हैं उसके साथ, उसका विश्वास बनता है तो होता है। जी भैया बताएं। सर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि यदि हमारा भाई उस तरह का है, हाँ, तो समझना नहीं चाहता है, हाँ, तो क्या ऐसी स्थिति में उसको छोड़ दें? ऐसा कहाँ बोला? तो आप, मेरा कहने का मतलब है कि आपने कहा कि हम उस स्टेज में, जब समझाने के स्टेज में आ जाएंगे तब समझाएं। इनकेस यदि हमारा अपना भाई हो, हम घर में उसको देख रहे हैं वो बिगड़ते जा रहा है, वो समझने की स्थिति में नहीं, यदि कोई ड्रग एडिक्ट है तो समझने की स्थिति में तो होता ही नहीं कभी, तो हम वैसी स्थिति हम क्या करें?
हाँ। हम तो एक सोल्यूशन का, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्टाइज हैं, तो आपसे कुछ मैं ड्रग एडिक्ट्स का बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं। हम ड्रग एडिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मनोस्थिति की बात कर रहे हैं कि मनोस्थिति, यदि कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ नशा ही समझ में आता है। हम उस मनोस्थिति के बारे में समझना चाहते हैं कि यदि उसको हमको यदि समझाना हो तो कुछ एक की पॉइंट मिले हमें कि वहां से हम स्टार्ट करें, कहां से हम स्टार्ट करें। इसमें कोई की पॉइंट नहीं समझाने का, जो समझना ना चाहता उसके लिए, वो चाहे ड्रग एडिक्ट हो या एकदम ही सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, जो समझना नहीं चाहता उसके लिए कोई की पॉइंट नहीं। आपका उस संबंध में उसके साथ जो निर्वाह है, वो ड्रग एडिक्ट होते हुए भी उसको अपनापन महसूस होता है आपके साथ कि नहीं होता, वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगा। वो आधार बनेगा कि वो आपकी कोई बात सुनेगा, आपका कोई सुझाव सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कोई भी ऐसी गोली नहीं है जो किसी को पिलाई जा सकती जिससे कोई सुधर जाए। ये भ्रम छोड़ देना। शॉर्टकट भी नहीं है और कोई गोली भी नहीं है, कोई नुस्खा नहीं है जिससे किसी को सुधारा जा सके। कोई सुधरना चाहता है उसी का सहयोग कर सकते हैं। कोई आसमान में भी ताकत नहीं है, जमीन पे भी कोई ताकत नहीं है जो सुधरना ना चाहता उसको सुधार दे। जी। जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि उसकी काम नहीं कर रही जी, उसको तो पता नहीं कि मुझे सुधरना है जी कि नहीं सुधरना। जी, आपके अनुसार कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो मतलब सुधारना चाहता है तभी आप सुधार सकते हो, नहीं सुधारना चाहते हो नहीं सुधार सकते। हाँ, वो तो इस स्थिति में रहेगा नहीं। ठीक। लेकिन जो फैमिली मेंबर होती है डॉक्टर के पास ले जाता है, हाँ, डॉक्टर उसकी दवा करता है, सही हो जाता है। तो आप ये कैसे हो? तो दवा से ठीक हो जाता है तो शरीर का रोग ठीक कर देते हो। बढ़िया। मेंटली तो सही हो जाता है। मेंटली ठीक हो जाता है। हाँ, ठीक हो जाता है, फिर कर लीजिए ना। फिर क्या, फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? मतलब ये जैसे आपने एक बात रखी। देखिए भाई साहब, इन चीजों को थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। डॉक्टर जो दवाई देता है, आपके घर परिवार में कोई हुआ है इस प्रकार का ड्रग एडिक्ट? जी, है ना? जी। उनको जो दवाई देते हैं उनके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देते हैं, क्षीण मतलब कमजोर कर देते हैं। उनको एक तरीके से नशे की दवा ही है वो। छोटा नशा देके बड़े नशे को छुड़वा। मेंटल डिस्टर्बेंस वाले को भी वो देते हैं, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन जो है ना, वो नींद की गोली है। उसकी मानसिक शक्तियों को सुलाते हैं। जितनी साइकियाट्री है उसकी फिलॉसफी बता देता हूं आपको। जो समाज के अंदर समाज की व्यवस्था के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, वो समाज को तंग ना करे, उसको ऐसी स्थिति में बना, ऐसी दवाई दी जाती है। जो काउंसलिंग की बात होती है, काउंसलिंग भी नहीं की जाती है, उसको दवाई दे दी जाती है। उठपटांग करता है, जैसे कोई चोरी करता है उसको जेल में डाल देते हैं ताकि समाज को तंग ना करे। पड़ा रहता हूँ इधर, ये घर में पड़ा रहता है। उसकी जो पीड़ा है या उसकी जो समस्या है उस पर कोई काम नहीं होता। उसकी दवाई हटा दीजिए, थोड़े दिन में वही शुरू हो जाता है। नहीं, पूर्ण रूप से सही हो जाते हैं। हो जाते तो क्या परेशानी, हो जाता तो बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया बात है, अच्छी बात है। उसको और फैलाया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति को समझा के देखिए जो समझना नहीं चाहता, तो समझ में आ जाए। ये तो हर आदमी का अधिकार है, इसको पहचानना सबसे पहली चीज है।
है। तो देखिए ये बहुत सामान्य सी बात है, हर शिविर में हम देखते हैं कि ये जो कॉन्वर्सेशंस है ना, ये सारे कहाँ पहुंच जाते हैं, वो ऐसी अतिवाद की जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे अभी कुछ संभावना है। हम अपने सामान्य संबंधों में नहीं जी पा रहे, जो स्वस्थ हैं, जो काम कर रहे हैं, परिवार में नहीं जी पा रहे हैं ढंग से उनके साथ, पर हमको सोल्यूशन चाहिए ड्रग एडिक्ट्स का। और इसको मैं भैया थोड़ा सा जी, ये इन स्थितियों में पहुंचना एक परिणाम है, जी, इसका कारण कहीं और है। हाँ, और परिणामों से तुरंत हम समाधान में नहीं जा सकते हैं जब तक कारणों को खोज कर उसको उसी व्यवस्था। जी, यहाँ पर जो बात हो रही है, ऐसा इसकी पोजीशन ना आए उसके लिए हम काम करें। आज आएगी तो आज आने के लिए तमाम अभी भी व्यवस्थाएं हैं और बाद में भी सोचा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमारे जीने में ऐसी क्या कारण है जिससे व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, तो पहले उन नियमों को समझे कि बच्चा तो मासूम पैदा होता है ना, वो ना एडिक्ट होता है, ना चोर होता है, ना झूठा होता है, ना कुछ होता है, तो इधर पहुंचता कैसे। इधर हम बोल रहे हैं कि संबंधों में ठीक से निर्वाह नहीं होता, एक दूसरे का सहयोग नहीं होता, इन सब की प्रतिक्रिया से, उसके साथ नासमझी का योगफल होने से ये सब परिस्थितियां बन रही। इन दोनों पे काम करने की जरूरत है। अब तो ये बोल ही रहे हैं कि घर में भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल दे कि मैं कोई गलती नहीं करता है। कोई ऐसा यहाँ पे? हर किसी से गलती होती है, तो उसके व्यक्तित्व को स्वीकार के साथ चला जाए, उसके साथ संबंध को निभाया जाए, प्रेरित किया जाए। एक दूसरे के साथ रह के अपने आचरण से, प्रेरणा होती है अपने आचरण से होती है, सहयोग से होती है, भाषण से नहीं होती, आदेश से नहीं होती, निर्देश से नहीं होती, उपदेश से नहीं होती। प्रेरणा आचरण से ही होती। डिस्टॉर्टेड, हाँ, वो जब तक सीक आउट नहीं करेगा कि मुझे इम्प्रूव करना है, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि वहां तक पहुंच रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। मान लीजिए 2 पहुंच गए, 10 पहुंच गए, लाख पहुंच गए, करोड़ पहुंच गए आज की डेट। अब अगली पीढ़ी वहां ना पहुंचे, उसके लिए क्या करोगे। हमें ये दिख रहा है पैदा होते हुए एकदम इनोसेंट है, 30-40 साल की उम्र आते आते तक ये डिस्टॉर्टेड हो चुका है। तो इसके बीच में क्या घटित हो रहा है उधर तक पहुंचने के लिए, उस पर ध्यान देने की बात कर। हम कहीं इसके बीच में खड़े हैं अपने घर परिवारों में, हमारे आसपास जो चल रहा है उसमें हम ऐसा क्या करें कि एक्सट्रीम पोजीशंस ना मिले, ना बने। उसके लिए भी श्रम करना होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। इस सारे डिस्कशन का मेरा जो टेक अवे है जी, चीज शुरू होगी अगर आप संबंध को बना के रखें, यानी उसको एक्सेप्ट करके रखें, उसकी हालत जो भी हो, हाँ, उसको उसका एक्सेप्ट करके, तभी वो कम्युनिकेट करेगा, आदान प्रदान होगा, विश्वास होगा। मतलब संबंधों में वर्तमान स्थिति में जो भी स्थिति हो, जो भी आपकी जैसा भी कनेक्शन हो, आप उसे संभालें, उसे सही तरीके से लें, ये आपके ऊपर है। और उसे साथ करके चलिए, बुद्धि से, अपने व्यक्तित्व से उसको देखें, संभालें, तब जाकर के आने वाले समय की वो संभावनाएं हैं कि आपके संबंध वो सुधर के और उसमें जो है परिवार की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इसमें एक चीज और जोड़ लो जी, कि हम उस जो परिस्थिति है उसको तो संभालें, उसमें ध्यानपूर्वक रहें, साथ ही अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करना है। हमारी समझ अभी पूरी नहीं है, इसके कारण भी बहुत सारी चीजें बिगड़ रही है घर परिवार। इसमें कोई शक नहीं है, ये सत्यता ये जो झंझट है कि गलती सामने वाला कर रहा है, ये वाली गलती इसने की, इसलिए उसको सुधरना है केवल। उसके कारण में मैं भी, मेरा भी व्यवहार है, मेरा भी असहयोग है, मेरा भी शोषण उसमें समाया है, इसको पहचानने की जरूरत है।
घर परिवार में जो भी घटित हो रहा है, क्योंकि देखिए हर कर्म में सहयोग समान है। सुकर्म है तो पॉजिटिव सहयोग सिखाया है, दुष्कर्म है तो उसमें मेरा नेगेटिव योगदान भी है। सर इसमें एक बात और पूछनी है कि थोड़ा सा हटके बात कि जो एक किताब आई हुई है कार्नेगी करके, एक डेल कार्नेगी, हाँ डेल कार्नेगी की किताब है कि व्यवहार कुशलता को लेकर के, तो ये किताब जो है ये पहले पढ़ी जाए या पहले संबंधों को लेकर के अपनी बुद्धि विकसित करी जाए तब इस किताब को पढ़ा जाए? क्या देखिए पहले बाद में वो तो आपकी इच्छा है। नहीं, इच्छा मैं हमारी पूरी बात कर दूं ना, हमने पहले दिन बोला था जी कि इस विद्या को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए इससे पहले की जो बातें कही है इन सबकी आवश्यकता नहीं। पर अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है, ऐसा कोई अध्ययन है, उसमें कुछ बातें उसकी सहायक हो सकती है। मेरे पास ऐसा कोई अध्ययन नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, मैंने नहीं पढ़ी वो पुस्तक। अच्छा, तो मैं कैसे बोलता हूँ आपको पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनसे पूछ लीजिए, अच्छी किताब है तो पढ़ लीजिए। और उस किताब के अंदर मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक चर्चा है जी कि मुझे ऐसा लगा कि हम सामने वाले का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेंटल स्टेज तैयार हो, एक मेंटल स्टेज तैयार हो। पर जी ये बिजनेस के ऊपर ही वो लिखी गई है पूरी बुक। पर वो ऐसा मुझे भैया आपने पढ़ी है? कौन सी पुस्तक है? लोक व्यवहार डेल कार्नेगी। हाँ, लोक व्यवहार, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाँ ये है, उस टाइप का कुछ नाम है। हाँ समझ गया मैं, ठीक है, ये आगे हो सकता है उसके अंदर। हाँ बिजनेस मॉडल के ही ऊपर है वो। देखिए हमारा ऐसा कहना है, मानना है ना, कि हम तो अपनी बात बता रहे हैं और किस कारण से बता रहे हैं, है ना। इसमें हमारा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको दूसरी चीजें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। मेरे को इस बात का विश्वास है कि आप सही के पक्ष में, और जो भी बात सही आपको लगेगी उसको आप स्वीकारेंगे। हाँ मैं आपकी बात समझ, ठीक है जी जी। तो आप पढ़िए उसको, देखिए, सही पन को स्वीकार लेंगे, खत्म हो गया। इसमें हमारे को कोई करना चाहूँगा, डेल कार्नेगी या जितने भी ये कहते हैं आई एम द बेस्ट सेलिंग राइटर, नॉट बेस्ट। ठीक है, फिर से रिपीट कीजिए तो क्या बोले? आई एम माइक दे दीजिए भैया। बेस्ट सेलिंग राइटर, नॉट बेस्ट राइटर। बेस्ट तो कोई नहीं कह सकता अपने, बेस्ट कैसे कहेगा अपने को? नहीं, वो उन्होंने खुद कहा मैं सेलिंग के लिए लिखा हूँ। हाँ जी, बेस्ट सेलिंग का अर्थ होता है कि मैं एक प्रसिद्ध लेखक हूँ। बेस्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है मैं सबसे ज्यादा बेच रहा हूँ, मैं एक प्रसिद्ध लेखक हूँ, इस बात को बोलता है। और वो सच्ची में प्रसिद्ध है। आप हम बात कर रहे हैं उसकी इधर बैठ के तो प्रसिद्ध ही हुआ ना। लेकिन देखिए, अपना विवेक पे भरोसा रखिए और उसके आधार पे चीजों को जांचिए, परखिए। मैंने बोल दिया या डेल कार्नेगी ने बोल दिया या किसी और ने बोल दिया, इसलिए कोई बात सही गलत नहीं होती। आपके विवेक पटल पर वो सही से बैठनी चाहिए तो वो सही है। उसको विकसित कीजिए, उस पर काम कीजिए। ये पढ़ने के बाद ही मैं इन चीजों से फिर बोलूंगा। ठीक है, ये आपका निर्णय है, अच्छा बढ़िया। किसी और को कुछ और निर्णय, उसको लगता होगा कि भाई हमको इन्फ्लुएंस करना है, इसमें मदद कर रहा है, क्या परेशानी। अब हम लौट के आए अपने टॉपिक पे। बिल्कुल। तो अनुबंध जो है दोनों की स्वीकृति की बात है। संबंध दोनों पक्ष की स्वीकृति होती है तो संबंध होता है। मैं आपको अपना भाई मानूं और आप मेरे को कुछ ना माने तो इसमें संबंध कैसे बनेगा? दोनों को ही मानना पड़ेगा, है ना। परस्पर संबंध है क्योंकि परस्पर स्वीकृति। ठीक है, पूर्णता का अर्थ क्या है? पूरा होना, अर्थात समझ पूरा होना एवं प्रमाण पूरा होना। जो प्रमाण का मतलब थोड़ा हम समझ लेते हैं, है ना। प्रमाण का अर्थ होता है
जिस चीज को जो हमारे स्वभाव का भाग बन जाती है और जो कि क्रियान्वित होती है निरंतर, घटना विधि से नहीं, निरंतरता विधि से। इसका अर्थ क्या है? मैंने कोई चीज एक बार कर ली, इसको प्रमाण नहीं कहते। मैं जिस चीज को रोज करता हूं उसको प्रमाण कहते हैं। यानी जैसे बच्चा है, उसको बोलो कि भैया तुम घर में किसी जिम्मेदारी को पूरा करो, कोई भागीदारी करो, तो बच्चा होता जाके आज मैंने मम्मी की मदद कर दी। और एक दिन कर दिया, अगले दिन नहीं करी, तो ये प्रमाण नहीं कहलाता। हाँ, उस बच्चे का स्वभाव हो गया रोज माँ की मदद करना किसी काम, ये उसका प्रमाण हो गया। तो प्रमाण हमेशा निरंतरता में होता है, घटना विधि से कहते हैं। एक बार घटित करा दिया, ये प्रमाण नहीं है। ये हमारे स्वभाव का, हमारे आचरण का भाग बनेगा तो ये प्रमाण। तो समझदारी पूर्वक जीने का प्रमाण ऐसा नहीं कि आज समझदारी से मैं व्यवहार में बड़े प्यार से बात कर ली तो प्रमाण हो गया कि मैं समझदार हूं। नहीं, आप रोज संतुलित होकर व्यवहार करते हैं तो प्रमाण है कि आप समझदार। इसको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, पूर्ण मानव क्या है? इसी से पूर्ण, जब पूर्ण होने के लिए हम काम कर रहे हैं, संबंध की परिभाषा क्या दी? पूर्णता के अर्थ में अनुबंध। तो पूर्णता के अर्थ में तो कभी तो पूर्ण होंगे, तो पूर्ण होंगे तो वो कैसा होगा? मानव मानव संबंध एवं मानव प्रकृति संबंध में तालमेल पूर्वक जो जीता है वही पूर्ण मानव। क्योंकि समझदारी इसी को बताया, मानव मानव संबंध में तालमेल को जानना और जीना, मानव प्रकृति संबंध में तालमेल को जानना और जीना, इसी को समझदारी बताया। समझना बराबर जीना बराबर तालमेल। जो समझदार होगा, समझदारी उसके जीने में होगी, ना बोलने में। केवल बोलने में है, जीने में नहीं है, ये समझदारी नहीं। बोलना तो टेप रिकॉर्डर भी कर सकता है। मैं जितना ये लेक्चर बोल रहा हूं, ये पूरी रिकॉर्डिंग है, इसको आप 100 बार सुन सकते हैं ना। मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी समझदारी नहीं, ये मेरे जो सूचना दे रहा हूं आपको वो है। मेरी समझदारी मेरे जीने के आचरण में देखने को मिलती है। जिन लोगों के बीच में हम जीते हैं, थोड़े देर आपके साथ जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ लंबे समय से जी रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, उसके अंदर वो जो मेरे आचरण को देखते हैं वो ही मेरी समझदारी। उसमें जो पक्ष सही है, संतुलित है, वो मेरी समझदारी है। जो पक्ष असंतुलित है वो मेरी नासमझ। अब इसमें मैं बहुत बड़े बड़े बातें कर सकता हूँ, मेरे पास तो बड़ी कला है, मैं बता रहा हूँ, इतने सारे लोग बैठ के सुनिए। इससे मेरे को भ्रम हो जाता है कई बार कि मैं समझदार हूँ। बोलने वालों को बड़ी जल्दी होता है, इसलिए इस पे सतर्क रहने की जरूरत है। बोलना समझ नहीं, जीना ही समझ। और जीने में तालमेल, संतुलित होंगे तो तालमेल होगा। समझदारी संतुलित है ना। ये देख लिया सबने? फोटो खींचने लगे थे इसलिए वापस आए। मेरी भी आती है ना इसमें फोटो। जी, अब आते हैं मानव की दो ताकतों पर। अभी हम ये पूरा का पूरा जो अध्ययन कर रहे हैं जीवन ज्ञान के अंतर्गत, मानव के अध्ययन में ये सारी बातें चल रही हैं। कल शुरू हुआ था ये टॉपिक, है ना। तो मानव संबंधों में जीता है, इसलिए संबंध की बात आई। अब मानव की दो ताकत। उससे पहले हमने बात की मानव के जीने के 4 आयाम। तो मानव की जो दो ताकत है वो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता का मतलब है कि जो हमारा विचार करने की जो ताकत है ना,
इसमें हमारी एक ताकत है अनुमान लगाने की। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इससे हम मानव के रूप में परिभाषित होते हैं। आशीष जी कहाँ चले गए? हाँ, वॉशिंग मशीन। तो मानव की जो, उनको बुला सकते हैं क्या? बुला ये वाला बच्चा छूट जाए। भैया हाँ, एडिक्शन और डिपेंडेंसी एक स्टिग्मा भी एग्जिस्ट करता है ऐसे एक्टिविटीज के लिए, इसलिए लोगों को ये जो स्टिग्मा है ना, ये भी काफी डिस्टॉर्टेड हो गए। मतलब इसमें जो नेगेटिविटी बहुत हाइपर हो गई है, हाइपर नेगेटिविटी हो गई। ये नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है उसके ऊपर, व्यक्ति के। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसमें हमारी थोड़ी एम्पैथी सिंपैथी होगी तो ज्यादा हेल्पफुल है हीलिंग। उसको रोगी के रूप में देखना पड़ेगा। अब है तो ये जो इसके अंदर आपकी जो मानव की परिभाषा वाली बात इसमें आई, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बुला लूं। तो मानव की दो ताकतें हैं, एक कल्पनाशीलता, एक कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता का मतलब है हम कल्पना करने की एक ताकत हमारे में है, और शीलता का अर्थ होता है जिसको हम बारंबार कर सकते हैं। जैसे मानव क्रियाशील है, हम कोई क्रिया कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी क्रिया कर सकते हैं, फिर तीसरी क्रिया से कर सकते हैं। तो क्रिया करते रहना इसको बोलते हैं क्रियाशीलता। ऐसे ही विचार करते रहना इसको बोलते हैं विचारशीलता। संवेदनाएं करते रहना कहते हैं संवेदनशीलता। ऐसे ही कल्पना करते रहते हैं, एक कल्पना, दूसरी कल्पना, तीसरी कल्पना, चौथी, निरंतर कल्पना करते रहते, इसलिए बोला कल्पनाशीलता। ऐसे ये शब्द। सर इसकी कोई अंत नहीं है, कोई कि मानव यहाँ तक कल्पना कर सकता है? कल्पना अनंत है, तो इसकी सीमा नहीं। जो चीज जो संसार में दिखाई देती है, ये सब चीज कल्पना के द्वारा निर्माण। बिल्कुल, क्योंकि अब देखो आप, जैसे हवाई जहाज है ना, आज तो दिखते हैं हमें, एक टाइम पे नहीं थे। तो पहले हवाई जहाज की कल्पना की, फिर हवाई जहाज बनाए। दिखता तो नहीं, तो कल्पना के आधार पर बना। जो दिखता था उससे अधिक की करोगे तभी तो बना पाओगे। तो मनुष्य की जितनी रचनात्मक प्रवृत्ति है वो कल्पनाशीलता के आधार पर। ये हमारी बहुत अच्छी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, इससे क्या है कि नई खोज मन तरक्की क्यों जा रहा है ना। हाँ, ये माइक ले। जी भाई। मतलब अपनी कल्पना को आकार दिया जा सकता है। हाँ, अगर वो साकार नहीं है वर्तमान में, हाँ, तो उसे आने वाले भविष्य में साकार करा जा सकता है। तो क्या है, कुछ कल्पनाएं साकार होने योग्य होती हैं अगर वो अस्तित्व सहज होंगी तो, अस्तित्व सहज, अस्तित्व के अनुरूप होंगी। इसको जैसे हम कल्पना कर लें पंख वाला घोड़ा, ठीक है, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये अस्तित्व सहज नियम से नहीं है। घोड़े के पंख नहीं होते, ठीक है। या हम सोच ले आदमी के 4 सर, कल्पना तो करिए, कल्पना ही तो करिए, बिल्कुल चित्र भी बना लिए, लेकिन ये अस्तित्व सहज नहीं है, इसलिए साकार नहीं होता। ठीक है, तो जो अस्तित्व सहज कल्पनाएं हैं, यानी अस्तित्व के अनुरूप कल्पनाएं हैं, जैसा अस्तित्व वैसी कल्पनाएं हैं, वो तो साकार हो जाएंगी। एक मिनट। और जो अस्तित्व नियम के अनुरूप नहीं है वो साकार नहीं हो। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ।
अंदाजा लगा सकते कि जब अस्तित्व में है ही नहीं, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर, तो क्या अपन को पहले पता था कि अस्तित्व में होगी? नहीं, हमको पता नहीं था अस्तित्व में होगी, पर हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या। हमने सोचा कि आदमी की 4 सिर हो जाए, हो सकती है, तो अस्तित्व में हो सकती है। तो अब हम जब सोचते हैं क्या हो सकता है क्या, तो उसमें 2 संभावनाएं निकल के आती हैं, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कल्पनाएं हो सकती हैं, वो साकार हो जाती हैं, जो नहीं हो सकती वो हम कल्पना कितनी बार भी करते रहे, नहीं होती साकार। ये नहीं कह सकते कि ये चीज अस्तित्व में होगी। क्या मतलब, क्या किस बात में बोल रहे हैं अस्तित्व में होगी? अस्तित्व में जैसे आप जैसे भैया ने कहा, माइक में बोलो ना, माइक लेकर। जैसे आपने बोला कि हेलीकॉप्टर अस्तित्व में था जब तो बना ही। मैंने ऐसा कैसे बोला, कब बोला? जैसे कोई भी चीज अपन कल्पना करते हैं, हाँ, तो कोई चीज अस्तित्व में रही होगी जब तो वो कल्पना करके वो निर्माण हुई चीज। देखिए अब रही होगी का मतलब क्या है? अस्तित्व में सब चीजों का नियम, अस्तित्व नियम के अनुरूप है। अब इन नियमों के आधार पे रचनाएं अनेक हो सकती हैं, ठीक है। इस धरती पे कुछ रचनाएं हैं जो कुछ प्राकृतिक विधि से है, कुछ मानव की बनाई हुई रचनाएं, लेकिन और रचनाएं बना ही सकता है मानव, बना ही रहा है, अलग अलग नई 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 चीज बनती जा रही है। वो अस्तित्व के नियमों का पालन करके जितनी रचनाएं बन सकती हैं वो बना लेता है, पर कोई कल्पना ऐसी आ गई जिसमें अस्तित्व का नियम काम नहीं करता, नहीं होगी, वो नहीं बनेगी, वो साकार नहीं होगी, इतना ही तो बोल रहे हैं। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने बोला उड़ने वाला घोड़ा या पंखों वाला घोड़ा, है ना। अब पंख भी अस्तित्व में है, पंखों का अस्तित्व है, कबूतर में है, चिड़िया में है, मोर में है, सब में, और घोड़ा भी अस्तित्व में है। अब हमने अपनी कल्पना में कबूतर के पंख लिए और घोड़े को लगा दी, ये नियम नहीं है ना। तो हम जो खेलते हैं अपनी कल्पना में, अस्तित्व की वस्तुओं से ही खेलते हैं। नियम की जानकारी में उन अस्तित्व की वस्तुओं को हम नियम अनुरूप सजा लेते हैं, और नियम के अभाव में हम उसको कैसे भी लगा लेते हैं अपनी कल्पना में। जैसे मैं बच्चों को मार पीट के समझदार बना दूंगा, मारपीट भी है, बच्चा भी है, और समझदार भी है, पर मारपीट करके बच्चा समझदार हो ये नियम नहीं, ये कंफर्म नहीं, ये नियम ही नहीं है। मारपीट करके हम डरा सकते, समझा नहीं सकते, समझदार नहीं बना सकते। हमें लगता है डरने से कोई समझता है, डरने से क्या होता है, कोई काम कर सकता है या कोई काम करने से रोका जा सकता है, समझदार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो मानव में कल्पनाशीलता है। ये आगे आगे मैं देखा कहाँ चले गए आशीष भैया कोई देख रहा था, आप इधर आके तो वो तो ढूंढ रहा था तो अब ये जो कल्पनाशीलता हमारी, ये कितनी पावरफुल चीज है, इसको थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं, और इससे मनुष्य हम बनते हैं। हाँ बस आप क्या बोल रहे हैं? तो अब देखिए, आप पदार्थ को देखिए। पदार्थ जो है मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी के संपर्क में कोई चीज आई, पानी आ गया तो कोई क्रिया हो जाएगी, मिट्टी के संपर्क में हवा आई तो क्रिया हो जाएगी, मिट्टी के संपर्क में कोई दूध आया, तेल आया, कुछ चीज आई, जो भी चीज संपर्क में आएगी उसके साथ क्रिया होगी, और उस क्षण में होगी जब संपर्क में आई। ठीक है, तो पदार्थ के अंदर जो चीज संपर्क में आती है और उस वर्तमान में क्रिया होती है, इसको अंग्रेजी भाषा में बोले जो इंटरैक्शन है वो हेयर एंड नाउ में होती है, मटेरियल ऑर्डर। तो समझ में आ गया, नाव नहीं समझ, बीज डाला यहां पर भी मतलब वो हमेशा नाव में ही हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है
वर्तमान में ही पर परिवर्तन होता है। जो भी क्रिया होती है वर्तमान में ही होती है। भाई बीज डाला, अभी बीज की एक स्थिति है, उसके ऊपर नमी का दबाव बना, उसके ऊपर की जो परत है नरम हो गई, ये भी प्रेजेंट में ही होता है। फिर उससे अंदर नमी गई तो उससे अंदर का सुशी जाग गया, ये भी प्रेजेंट में हो रहा है। ये सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट्स है ना। पर क्रिया तो प्रेजेंट में ही है। अस्तित्व में कोई ताकत नहीं है कि आप प्रेजेंट के अलावा कहीं और क्रिया कर लो। कोई भी क्रिया है वो हमेशा वर्तमान में ही होती है, ना तो भूत में होती है ना भविष्य में होती है। वो अलग टॉपिक है, पहले हम इस पे आते हैं। तो पदार्थ अवस्था में जो घटना घटती है, जो कुछ भी वो कर पाता है, वो जो चीज संपर्क में आती है उसके साथ और उसी समय। वनस्पति संसार में देखते हैं, उसमें भी ऐसा ही है। पेड़ है, उसकी जड़ों के संपर्क में जो चीज आएगी या जड़ें बढ़ के उस जगह पे जाएंगी जो चीज उसे चाहिए और उसके संपर्क में आके उसके साथ निर्वाह करेंगे। धूप के लिए पेड़ बड़ा होएगा, आगे बढ़ेगा ताकि धूप उसको मिले, पर जो चीज संपर्क में आती है उसी के साथ क्रिया करता है। फिर से हेयर एंड नाउ। जीवों के साथ भी अधिकतम ऐसा ही है। थोड़ा सा उसके अंदर आगे और पीछे का कल्पना जोड़नी शुरू हो जाती है। जैसे खाने का संग्रह करना शुरू कर देते सर्दी के लिए, है ना। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि जीवों के अंदर सर्दी की कल्पना नहीं है, सर्दी के संकेतों को वो पहचान के वो क्रिया को शुरू करते हैं। उनके शरीर में वो परिवर्तन होते हैं जिससे वो करने लगते हैं। वो वैसा ही है जैसे सांप को खुजली होने लगती है तो अपने ऊपर की चमड़ी उतार देता है ना। उसको इसलिए नहीं क्योंकि उसको अपनी चमड़ी उतारनी है फिर नई चमड़ी आएगी, ये सब विचार नहीं है वहां। वो पहचान के निर्वाह कर रहा है। कोई कुछ उसके शरीर में कुछ कोई एक प्रकार की चीज हुई तो उसने एक चीज कर दी, दूसरी प्रकार भूख लगी तो कुछ चीज खा ली, है ना। उसी प्रकार का पहचान के निर्वाह कर। पर फिर भी कुछ जीवों में देखते हैं, जैसे बंदर है, वो अनुमान लगा लेता है कि अंदर खाना हो सकता है, खोल के देखेगा, कुछ करेगा, है ना। स्मरण, मेमोरी से काम करना शुरू कर देते हैं। संग्रह भी करता है और मेमोरी का भी योग पलाने लगता है, यानी स्मरण का भी योग पलाने लगता है। जीवों में देखने को मिलता है। मनुष्य के साथ सबसे मजेदार बात है, हेयर एंड नाउ में हम बहुत थोड़ा जी रहे। आप देखिए आपकी मानसिकता में या तो भूतकाल की मुद्दे चल रहे हैं या भविष्य के मुद्दे चल रहे हैं। ये हमारी कल्पनाशीलता के आधार पर, क्योंकि कल्पनाशीलता इवेंट को नहीं देखती है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट को देख के पूरे स्ट्रक्चर को देखती है। आप बीज को नहीं देखते, आप देखते बीज था, ये तो मिट्टी में डला था, यहीं से पौधा पैदा हुआ, तो बीज मिट्टी में गया और पौधा हुआ। इसके बीच की जो स्टेजेस है आपने अपने में जोड़ ली कल्पनाशीलता। आपका अनुमान बन गया ये बीज से ही पेड़ पैदा होता है। किसी ने मिट्टी में घुस के तो नहीं देखा है, तो वैज्ञानिक लोगों ने बाद में किया कि वो शीशे वाले उसमें मिट्टी डाल के बीज लगाए तो इधर से दिखता रहे क्या, पर पहले से पता है उससे कि बीज मिट्टी में जाता है। तो उन्होंने जोड़ लिया कि बीज और पौधा, इसके बीच की जो क्रम है जुड़ा हुआ है, ये कल्पना से जुड़ा। और इसी को, ये जो कल्पना से हम चीजों का अनुमान लगा रहे हैं, यही मानव की ज्ञान क्षमता है, यही जानने की ताकत है। अच्छा, यहां से क्रम आया है कि वहां से क्रम आया है, ये सब हम पहचान लेते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं क्रिया के कारण को पहचानना। तर्क, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी बात वही है। ठीक है। तो मानव की जो कल्पनाशीलता है वो किस चीज के लिए है? वो चीजों के क्रमों को देखने के लिए है, और चीजों को, मतलब छोटी घटना देखते हैं और बड़े का अनुमान लगा लेते हैं। ये ताकत हम में है कि नहीं है? हम छोटा सा, वो सिंधु बिंदु नहीं, छोटा सा देख के बड़ी की चीज का अनुमान लगा लेते हैं। ये जो हमारी एबिलिटी है, ये हमको डिफाइन करती है। इससे मानव की पहचान है। हमारी जो अनुमान क्षमता है, हमारी जो कल्पनाशीलता है, जो विचार शक्ति, इससे मानव परिभाषित होता है ना।
इसका प्रकृति में क्या उपयोग है, प्रकृति के लिए इससे क्या फायदा? इसका फायदा यह है कि प्रकृति में जितनी भी चीजें क्रिया के माध्यम से होनी थी वो सब जीवावस्था तक पूरी हो। अब ज्ञान अवस्था यानी मानव इसलिए है क्योंकि वो इस पूरे अस्तित्व को देखने के लिए, पूरे अस्तित्व को देखने के लिए मानव के पास कल्पनाशीलता की ताकत है, इसलिए वो एक स्थान पे, एक बिंदु पे खड़ा होकर पूरे को देख सकता है, पूरे को अनुभव कर सकता है। इसको हम अनुभव भी कहते हैं। तो उसकी जो दर्शन क्षमता है, जो हमने पहले दिन से बात की, वो पूरे अस्तित्व को देख के, उसके वैभव को देख के, उसकी संतुलन को देख के, उसकी खुशहाली को देख के प्रसन्न होता है। तो अस्तित्व ने एक ऐसी इकाई बनाई है कि वो अपने स्वरूप को देख के खुश हो जाए। इसके कितनी सुंदर बात है, इसके लिए बने। नेचर इस चीज का आनंद ले रहा है। नेचर में एक ऐसी इकाई भी है जो पूरे नेचर को देखने के लिए बनी, वो मानव है। पूरे अस्तित्व को देखने के लिए हम बने। एक मिनट, एक करके। हाँ, उसको ये क्षमता है जो देखने की ताकत प्राप्त है। अब प्रयोग करता है कि नहीं करता है? उस ताकत को कहां लगा दिया? संग्रह करने में देख के कोयला निकाल दिया। हाँ, ऊटपटांग करने में लगा दिया उस ताकत को। हमने अभी बहुत आंशिक देखा है, क्योंकि इस कल्पनाशीलता के प्रयोजन को नहीं समझे, तो हमने ऊटपटांग चीजों के लिए उसको यूज किया, तो बहुत थोड़ा देखा है। अभी सारे अस्तित्व के रहस्य हमारे सामने से खत्म हो जाते हैं, उसको देखने के लिए हम बने। सारे नियमों को जानने के लिए हम बने। एक एक आदमी, एक एक मनुष्य पूरे अस्तित्व के सभी नियमों को जानने के लिए बना, और वो जान सकता है। एक सवाल मैं पूछूंगा, पर आप कह सकते बाद में बताएं, क्योंकि हम ये विद्या या इस ज्ञान को यहाँ पे आदान प्रदान के थ्रू समझने सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने इस ज्ञान को इस तरीके से नहीं प्राप्त किया, मानव के सहयोग से नहीं, प्रकृति के सहयोग से। उन्होंने तपस्या किया। जी। तो क्या तपस्या में जाके उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता को और तीव्र किया और सारी चीजों को देखा? उनकी जो भी जीवन शक्तियां उसमें नियोजित हुई, उन्होंने प्रकृति को सीधा पढ़ लिया। ये ऐसा ही है, जो पहली बार कोई भी चीज डिस्कवर करनी होती है, उसका श्रम बहुत अधिक होता है। हवाई जहाज पहली बार बनाना था तो कितना श्रम लगा। राइट ब्रदर्स ने पहला जो हवाई जहाज उड़ाया है वो कुछ 10-15 मीटर ऊंचा उड़ा है, और कोई 200-300 मीटर दूर तक फ्लाई किया है ना। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम मिलके अगर हवाई जहाज बनाना चाहे, इधर बड़ोखर में बगिया में बैठ के बना सकते हैं, है ना। तो जो पहला अटेम्प्ट होता है उसका श्रम बहुत अधिक होता है, और उसमें प्रकृति का सहयोग अधिक होता है, ट्रायल एंड एरर ज्यादा होता है। उसके बाद नियम धीरे धीरे पकड़ में आ गए, उसको हम और डेवलप करते जाते हैं, फिर उसमें हो जाता है। ये मेरा प्रश्न, जब मैं उनका कोई भी लिटरेचर पढ़ता हूँ या तो उस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं कि ऐसा पाया जाता है या ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने देखा अपनी कल्पनाशीलता से, अपनी जीवन की शक्ति से, अपनी अनुमान शक्ति से, अपनी अनुमान शक्ति। और ये सिद्धांत भी बताया है, अनुभव से अधिक अनुमान है। मतलब अनुभव में तो वही चीज आती है ना जो आपके प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है उसके आधार पर अनुमान बहुत सारा लग जाता है, इसलिए अनुभव से अधिक अनुमान। पर अनुमान सटीक तब लगेगा अगर अस्तित्व सहज नियम आपको पता होगा। तो नियम हमारे को समझने की जरूरत है, वो मूल चीज है। हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे? अभी हम तो ये सोच रहे थे भाई साहब कि जिस प्रकार से आपने बताया था कि आंखें जो है हमारी माध्यम में ध्यान देखता है। हाँ। अभी आपने बोला जी। कि अस्तित्व
इस पूरे अस्तित्व को देखने, इसकी खूबसूरती के देखने के लिए हम बने। वो आंखों से नहीं दिखता है, ज्ञान चक्षु से दिखता है। ज्ञान चक्षु मानव बनाया है मानव को कि इससे हम पूरे बनाया नहीं है, मानव है इसके लिए, बनाने वाला कोई नहीं। तो मतलब इसमें ये हो गया कि अस्तित्व के लिए हम एक माध्यम है इसको पूरा देखने के लिए। अस्तित्व ने अपनी ही एक इकाई, अस्तित्व में एक अपनी एक ऐसी इकाई भी है जो पूरे अस्तित्व को देखने के लिए, पूरे वैभव को, ऐश्वर्य को देखने के लिए। पूरा अस्तित्व बहुत अद्भुत ऐश्वर्य से भरा हुआ है हर जगह। तो इसमें वैसे ये आ गया ना कि हम एक इकाई हो गए। हाँ, हमसे पीछे जो देख रहा है इसको, तो उसके लिए तो हमें एक इकाई हो गया उसका। हमसे पीछे को देख रहा है मतलब नहीं, जो पूरा अस्तित्व है, हाँ, तो हम एक इकाई है उसकी, वो हमारे माध्यम से वो देख रहा है। ये देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, और ये इसमें आपकी गलती नहीं है। ये परंपरा से हमें अभ्यास लगा हुआ है, जैसे कोई बड़ी इकाई हमारे को कुछ करवा रही है। ये हमारा पुराना अभ्यास बना हुआ है। ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया, ईश्वर ने ही कुछ करा, ऐसी बात नहीं है। प्रकृति में जो चीजें हैं वो इकट्ठी होके कुछ 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 गुणों को प्रकाशित करती है, और मानव रूप में जो प्रकृति है वो देखने के गुण को प्रकाशित करती है। इसको किसी ने बनाया नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, ये है एक। इसमें भाई साहब ये समझ में आ रहा हमें कि जो जैसे एक इकाई है ये हम, हाँ, तो ये पूरा अस्तित्व तो हम में ही व्याप्त है। हम अस्तित्व में का हिस्सा है, ऐसा हिस्सा है जो पूरे अस्तित्व को देख सकता है। देखने के लिए हमें सब जगह व्याप्त होने की जरूरत नहीं। मैं उस बात को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। ये ऐसा मानना है कि जैसे जीवन शक्ति है हमारी, हाँ, और ये उसके लिए हम आँख में माध्यम है। हाँ। जैसे कोई विचार आया, हमने देखना चाहा, तो हम इस पूरे अस्तित्व के लिए देख रहे हैं, पूरा अस्तित्व देख रहे हैं आंखों से। हाँ। तो ये जीवन शक्ति, एक और जीवन शक्ति है क्या? कौन सी? जो पूरे अस्तित्व में है। ऐसा कुछ नहीं। जीवन उतना सही है जो आप में, हम में, सब में है। उसके जो हमारे, जैसे हमारे शरीर को देखो, हम सबके पास शरीर है। हम में से कोई बहुत सारा काम कर सकता है, कोई तेज दौड़ सकता है, कोई नहीं दौड़ सकता। जो तेज दौड़ लेता है उसके, वो क्यों दौड़ लेता है? क्योंकि वो रोज अभ्यास करता है, इसलिए तेज दौड़ लेता है। तो उसका जो चीज हमारे को उपलब्ध है, उसका प्रयोग करने से उसमें हम और अच्छे प्रयोग करने योग्य हो जाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही हमारी जीवन की शक्ति हमारे पास है, अभी हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो कमजोर रहती है। जब उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं वो पूरे अपने निखार में आ जाती है, उससे हम सब देख लेते हैं। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दें, या तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, मेरे को मालूम है वो कहाँ से बात आ रही है। वो ऐसा नहीं है, आपकी बात पहुंच गई है मेरे पास, तीनों विधि से पहुंच गई। जैसे आपने बोला, कोई पीछे वाली ताकत नहीं है इसमें। ये बात थोड़ी सी जब ईश्वर की बात होगी तब भी कनेक्ट होगी, तब पूरा हो जाएगा। भौतिकवादी सोच है वर्तमान में, इसलिए प्रश्न आता है कि इसका प्रयोजन क्या है? किसका? मतलब ये जो मनुष्य जो है इकाई है, जो इसका प्रतिबिंब देख रहा है, मतलब ये जो क्रियाएं हैं, हाँ, देख रहा है, तो मतलब इसका क्या वो है? अस्तित्व का दर्शन करता है। अस्तित्व का दर्शन करना ही, देखिए, अस्तित्व के अंदर अनेक यथास्थितियां, ठीक है, और हर यथास्थिति अपने वातावरण अनुरूप, अपनी योग्यता अनुरूप कुछ क्रियाकलाप कर रही है। इस सब का एक दृष्टा है, वो है मानव। जो अस्तित्व में घटित हो रहा है, इसको देख के मूल्यांकित करने वाली एक इकाई है मानव। और वो मूल्यांकित क्या करती है? खुशहाल हो जाती है, खुद भी खुश हो जाती है पूरे को देख के। तो अस्तित्व अपने क्रियाकलाप, अस्तित्व में के संपूर्ण क्रियाकलाप को देख के खुश होने वाली इकाई है मानव। मतलब किसी कार्य को जैसे पूरा किया और पूरा करने के बाद जो अनुभव, मतलब जो एहसास होता है, बस केवल वो इकाई मानव है। पूरे अस्तित्व को देखने वाली इकाई मानव।
हाँ मतलब इकाई देखने वाली तो है, लेकिन उससे जो मतलब उससे जो एक तरीके का एहसास, एक तरीके की खुशी, एक तरीके हाँ का वो खुशी, वो जो चीज मिलती है, इसलिए हम में सुख, शांति, संतोष, आनंद की कामना है। जैसे कल कोई बात हो रही थी ना, प्रकृति संबंध में सुख मिलता है, तो लोग बोल रहे प्रकृति को देखो तो सुख मिलता है। तो जो मैं सुख बोल रहा था कि कोई व्यवस्था को जब देखते हैं उसका सुख मिलता है हमें। अब सोचिए संपूर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो उसका सुख मिलेगा। तो देखने का सुख हमें मिलता है। हम सुख के अर्थ में क्रियाशील केवल मानव है, इसके अलावा और कोई इकाई नहीं। सुख को चाहने वाला, सुख को अनुभूत करने वाला, सुख की खोज करने वाला केवल मानव। मतलब ये है कि एक क्यारी में हमने पौधे का बीज लगाया, पौधा बड़ा हुआ, उसमें पुष्प आए, हाँ। फल आए। हाँ। इस चीज की, इस व्यवस्था को जो देख रहा है, जो कर्म क्रिया भी है और उसका आनंद, उसका उपभोग जो है, ये मतलब एक तरीके का। ठीक, तो करने में हमारी कर्म स्वतंत्रता है। तो हमने क्या देखे, हमने ये किया, बीज डाला था, फिर पानी दिया, फिर पौधे की देखभाल की और ये पौधा खिल गया। इसमें जो खुशहाली होती है, एक तो होती है कि हमने कोई नया काम तो किया नहीं, है ना, लाखों पीढ़ी से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या खुशहाली होती है, क्योंकि हमने कुछ नियम सीख लिए हैं और उसको जी भी लिया, प्रमाणित भी कर लिया, इसकी खुशहाली होती है। और प्राकृतिक वैभव को देखने की खुशहाली होती है, दोनों खुशहाली उसमें मिलती है। तो मनुष्य का प्रयोजन केवल यही है। केवल मतलब ये छोटी चीज है, और क्या है बताइए। तो भौतिकवादी सोच है तो केवल यही। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, भौतिकवादी सोच से मानव का प्रयोजन क्या है? यही तो सीखने आए हैं क्या है तो कुछ तो भौतिकवादी सोच से तो इतना ही निकल के आता है, जेब भरते रहो, अपनी संग्रह करते रहो, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहो। ये मैं पूछूं क्या केवल यही प्रयोजन है मानव का? इसके अलावा तो कुछ नहीं दे पाता भौतिकवाद प्रयोजन के रूप में। वो तो बोल ही दिया प्रयोजन विहीन है भौतिकवाद, कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने देख लिया, उसको मेरे को खुशहाली मिल गई, आप देख लोगे आपको खुशहाली मिलेगी। मेरे देखने से आपकी खुशहाली में मैं आपको सहयोगी कर सकता हूं, जबकि जेब भरने में आपकी जेब काटे बिना मेरी जेब भरती नहीं है। ये सत्य सर्व मानव के लिए संभव है, वो सर्व मानव के लिए संभव नहीं है प्रयोजन। समझ रहे हैं? बिल्कुल। एक सवाल अभी तक जवाब नहीं मिला, मैं हाँ वेट करूंगा। हाँ, दृष्टा होने का प्रयोजन क्या है? दृष्टा होने का प्रयोजन यही है, जो है उसको देखना है क्या, इसका प्रमाण जो है वो दृष्टा को मिलता है। उसका प्रयोजन क्या है, मतलब पर्पस क्या है? पर्पस यही है ना, देखिए जो है का प्रमाण होना प्रयोजन है। एक से एक बात है, जो है का प्रमाण क्या है कि वो है। सत्ता को प्रमाण की जरूरत क्या है? सत्ता को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पहले आप सोचिए कि कोई चीज है, उसके होने का प्रमाण क्या है? हाँ, तो उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता अगर हम दृष्टा है, मानव दृष्टा, तो मानव को पता चला, देखने वाले से ही पता चलेगा ना। गधे को तो नहीं पता चलेगा, हाथी को तो नहीं पता चलेगा। हाँ, तो देखने का काम, जैसे शरीर के अंदर आंखों से हम देखते हैं, जीभ से चखते हैं, हर इकाई का अपनी उपयोगिता है। तो प्रकृति में मानव की उपयोगिता जो है वो दृष्टा पद प्रतिष्ठा। अच्छा, क्या ये समझा जाए कि जैसे हमारे शरीर में आंख का जो काम है, हाँ, पूरे सत्ता में मानव का वो काम है? काम वही, बिल्कुल। इसका मतलब कि हमारी शरीर का कोई दूसरा अंग देख नहीं सकता था, नहीं देख सकता था, तभी तो प्रकृति का कोई और चीज, हाँ, सत्ता खुद भी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, तभी तो मानव है। जो काम जो एक इकाई करती है वो दूसरा नहीं करती है। हमारे शरीर में देखने का काम आंख करती है, सुनने का काम कान करता है, दूसरी इकाइयां नहीं करती हैं वो काम। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता। इसी को मौलिकता कहा था, इसी को त्व सहित व्यवस्था कहा था। दिस इज ह्यूज।
दिस इज मैसिव, ह्यूमंगस, कोलोसल, गैलेक्टिक, कुछ भी बोल लीजिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जी। तो कल कहाँ लगे हुए हैं? जेब भरने में। दूसरे भाई है तो मतलब इसमें कि जंगल में पेड़ गिरा, किसी ने मारा नहीं। फिर से बोले, एक मिनट। तो मतलब ऑल इन ऑल हमारा काम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगा। हाँ, एंड जो जैसे वो कहावत है कि इफ अ ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट, नो वन हियर्स इट डिडंट फॉल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने सत्य को देखा है कि नहीं देखा है, इसका प्रमाण क्या होगा? इसका भी प्रमाण चाहिए। मेरे को भ्रम हो सकता है मैंने सब देख लिया, तो जीने में प्रमाण, जीने में प्रमाण क्या है? अगर मैंने अस्तित्व को देख लिया, सब चीजों के नियमों को देख लिया, तो मैं मानव के नियम को भी जानता हूं, मानव प्रकृति, तो उसको जी लूंगा, वहां से कनेक्ट होगा। एक्यूरेट है। हाँ, तो हम हर चीज को देखने वाले बने, अस्तित्व के हर नियम को देखने वाले बने, और हमने देख लिया नहीं देख लिया, ये पूरा कहां से पता चलता है? अगर हम उसको प्रमाणित कर लें जीने। मानव संबंध में तालमेल हो गया, मानव प्रकृति संबंध में तालमेल को प्रमाणित कर लिया, तो हमने ये देख लिया, इसका प्रमाण हो गया, मेरे लिए भी हो गया, आपके लिए भी हो गया। प्रमाण मतलब एक्सरसाइज, एविडेंस है ना? नहीं तो आई कुड बी डिल्यूशनल ना, आई कुड थिंक आई हैव सीन एवरीथिंग, व्हिच इज व्हाट मोस्टली हैपेंस। या सो व्हाट इज द एविडेंस ऑफ इट? द एविडेंस इज दैट यू आर एबल टू लिव इन हार्मनी विद नेचर एज वेल एज फेलो ह्यूमन बीइंग्स। जो अंग्रेजी में बोला उससे पहले हिंदी में बोल दिया, वही बात बोली अंग्रेजी। जी, अगर मानव जैसे दृष्टा है हाँ सत्ता में, हाँ, तो फिर मानव की जो दृष्टि, उसकी लिमिटेशंस क्यों है इतनी कि कुछ ही चीजें देख पा रहा, कुछ चीज नहीं देख? मानव की लिमिटेशन उतनी है जितनी अगर छोटा बच्चा होता है ना, घुटनों के बल रेंग रहा होता है, अभी उसने अपनी वो मांसपेशियों का प्रयोग ही नहीं किया जिससे वो खड़ा होकर दौड़ सके। तो बचपन में, अब आप सोचिए कि बड़ा होने के बाद भी, 50 साल का होने के बाद भी घुटनों पे रेंगने के चलता है, उसने कभी खड़े होकर देखा ही ना। तो हमने जो दृष्टि अभी पाल रखी है अपने में, जितनी हमने जागृत कर रखी है, वो उतनी है जो बचपन की होती है। बड़े होने वाली दृष्टि को हमने अभी खोला ही नहीं है, जिसको हम ज्ञान गोचर दृष्टि बोले थे ना। इंद्रिय गोचर दृष्टियों से काम कर रहे हैं, वो शरीर चलाने के लिए पर्याप्त है, वो तो जीवों में भी होता है, उससे ज्यादा दृष्टि खोल के ही नहीं देखी अभी तक, क्योंकि खुद मान लिया शरीर के रूप में जीना है, शरीर के को बनाए रखना है, बस इतना ही मकसद है जिंदगी का। उसके लिए जितनी दृष्टि चाहिए उतनी खुलती है। ये ज्ञान गोचर दृष्टि समझदारी से ही खुलती है, समझदारी से ही खुलती है, उसी के लिए शिक्षा है, तभी मानव में शिक्षा है। अच्छा, वैसे एक बात और कहें, आप कहते हैं हाँ पहुंच जाते हो, एक्सट्रीमिस्ट में पहुंच जाते हो तो बिल्कुल आखिरी तक पहुंच करके अगर देखते हैं तो हाँ। ये कहाँ तक, क्या चीज कहाँ तक? ये दृष्टिगोचर, ये जो अपनी जो समझ है, हाँ, जो ये संपूर्ण अस्तित्व, अनंत ब्रह्मांडों को जान लेने की बात है, अनंत ब्रह्मांडों को देख लेने की बात है। परमाणु अंश से लेके अनंत ब्रह्मांडों के बीच में जो कुछ भी है सबको जान लेने की बात है। कितनी समझ, कितना दर्शन करने की क्षमता आप हम सब में बनी हुई है, आज भी क्षमता है, पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल है, उसका यूज नहीं कर रहे। बहुत बड़ी बात जी, बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास, मतलब अगर मैं उसकी एग्जाम्पल बनाऊं तो हमारे पास BMW है गाड़ी, और उसको हम ना गाड़ी को धक्का लगा के चलाना है, उसमें ईंधन भी है, बैटरी भी है, सब है। चलाना नहीं आता, चला के जाना नहीं आता, तो हम लोग उसको धक्का, बैलगाड़ी, उसके आगे बैलगाड़ी लगा के खींचते हुए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो हम हैं अपने स्वस्वरूप को जानते नहीं। सर, तो मानो जानेगा आगे चलकर? आप बताओ, आप जान लो।
आप बताओ, आप जानोगे कि नहीं जानोगे? ये जो समझदारी है, ये जो मतलब अपना आंतरिक दृष्टिगोचर जो विकास है, ये हाँ। इस विकास तक पहुंचने की जो यात्रा है, हाँ, ये यहीं से ये जो समझदारी की व्यवस्था जी है, जी, ये अध्ययन, ये सब, ये फर्स्ट स्टेप जो साइकिल हम पैदल चल रहे हैं, ये जी, एक कदम उठ करके जो चल रहे हैं, ये वही शुरुआत है। वहां से शुरुआत है। तो ये तो भौतिक शुरुआत हो गई। हाँ। फिर चैतन्य पक्ष की शुरुआत है संबंधों में तालमेल से, फिर प्रकृति के नियमों से, फिर अस्तित्व के नियमों में, ये सब में ऐसे धीरे धीरे फैल जाते हैं। सर अस्तित्व नहीं दिखाई देता ना? अस्तित्व ही दिखाई देता है, उसके अलावा क्या दिखाई देता है? अभी अस्तित्व पूरा नहीं दिखाई देता, अभी जितनी आंख खोली है उतना दिखाई देता है। ये सब अस्तित्व, ये अस्तित्व ही है, ये भी, ये सब अस्तित्व है। अस्थि का मतलब है और त्व का अर्थ मौलिकता। इसको एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो कुछ भी है उसको संज्ञा दे दी अस्तित्व। तो जो कुछ भी है उसमें से भी हम आंशिक देख पा रहे हैं। हम यहां बोल रहे हैं, इसको पूरे को देख सकते हैं आप ज्ञान गोचर विधि से। आपने कहा कि मानव जो आया प्रकृति में, हाँ, अस्तित्व को देखने के लिए आया। हाँ, मानव जो है आया नहीं है, मतलब वो प्रकृति को देखने के लिए है। तो मनुष्य अस्तित्व को देखने, प्रकृति भी अस्तित्व का एक भाग है। मनुष्य के प्रेजेंस से पहले की अगर हम बात करें, कहाँ पे? धरती पे। हाँ, पृथ्वी पे। कहते हैं कि वनस्पति थी, फिर प्राणी आए, इस बात में मैं एक कमेंट कर देता हूँ। हमारी धरती पे तो मनुष्य आज से मान लीजिए 10 लाख साल पहले, 1 करोड़ साल पहले कभी आए। ठीक ठीक। पर इस अस्तित्व में अनेकों धरतियां हैं, उस पे अनेकों ग्रहों पे मानव है, और वो कई मानव, मतलब हम जिस धरती पे आने से पहले से वहां पे मानव। अस्तित्व में ऐसा कोई समय काल नहीं होता जब वहां पे कहीं पे मानव ना हो। हर चीज हमेशा बनी ही रहती है। इसको बोलते हैं नित्य वर्तमान। क्या मतलब है इसका? इसको एक उदाहरण से समझते हैं, आपके प्रश्न पे फिर आते हैं, है ना। नित्य वर्तमानता को समझने की जरूरत है। अब इस धरती के संदर्भ में नित्य वर्तमानता को समझ के देखते हैं। देखिए, अभी इस क्षण में कितने बच्चे गर्भ में होंगे इस धरती में, है ना? बहुत सारे, एक भाषा बोलते। कितने बच्चों का जन्म हो रहा होगा इस वक्त, इसी क्षण में? कितने बच्चे 1 वर्ष के होंगे? कितने बच्चे 5 वर्ष के होंगे? कितने 10 के होंगे? 20 के होंगे? 50 के होंगे? 80 के होंगे? कितने मर रहे होंगे इस क्षण में? पता। तो गर्भ से लेके मरने तक की सारी स्थितियां इस एक क्षण में बनी हुई हैं। बिल्कुल बनी हुई। और अगले क्षण में बिल्कुल फिर से होंगे। तो बदल क्या रहा है? इसी को बोलते हैं नित्य वर्तमान। जो है वही होता है, वही था। जो है वही होता है और वही हो रहा है। वही था, वही था। जो है वही था और वही होगा, क्योंकि सारी स्थितियां तो बनी हुई हैं उसी क्षण में। इसे प्राप्त क्या होगा? इसे क्या प्राप्त हो रहा होगा? ज्ञान। समझ में आया कि कोई भी नई चीज नहीं बनती, अस्तित्व जैसा है वैसा बना रहता है, संपूर्ण है अस्तित्व अपने में। अस्तित्व अपने में संपूर्ण है, हर क्षण संपूर्ण है। हमारा ज्ञान अधूरा है। हम अभी जितना देख पा रहे हैं उतने को हम है मानते हैं। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी सोच को कितना विशाल, कितना बड़े तरीके से देख पाते हो, इस विशाल ब्रह्मांड को। हाँ। आप कितना देख पा रहे हो, उतने को आप है मानते हैं। उतने को आप है मानते हो। हाँ, उतने को आप अस्तित्व मानते हैं। अस्तित्व अपने में पूरा ही है हमेशा। हम पूरे को देखने के लिए बने। हाँ जी, क्या हुआ? ठीक, हाँ बता। अब ये हो गया, तो मानव अस्तित्व में है। अब वो तो क्या पूछे धरती के संदर्भ में? क्या हो गया पूरा? ठीक।
इससे मतलब हुआ जैसे हमारा मकान है, हाँ, वो था, हम उसको लेट देख पाए। अरे हमारा मकान का मतलब क्या हो गया? मान लो ये मोबाइल है, दादा ने खरीद के डाला, इसको ये पहले अस्तित्व में था ये, लेकिन बात ये देखिए मोबाइल अस्तित्व में है हमारा ही। जैसे भारत में मोबाइल आने से पहले अमेरिका में आ गया था ना, है ना? तो हम जब भारत में मोबाइल नहीं था तो ऐसा बोल सकते कि मोबाइल नहीं है, अमेरिका में है, ठीक है? अमेरिका में भी मोबाइल आने से पहले हम बोल रहे हैं किसी और ग्रह गोल पे पहले से रहा होगा मोबाइल, तो इसलिए हम बोल रहे हैं अस्तित्व में मोबाइल है। किसी भी ग्रह गोल के संदर्भ में बोलोगे उससे पहले किसी न किसी पे है। अस्तित्व अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में अनंत सौर्य मंडल है, उन अनंत सौर्य मंडलों में अनेक ग्रह हैं, उनमें से हर ग्रह किसी न किसी ग्रह पे ऐसे 4 अवस्थाएं हैं। सृजन संहार हर क्षण चल रहा है। ये सृजन संहार क्या है? क्या है? नहीं, मैंने मना नहीं किया, हंसा भी नहीं। क्या चीज है ये जिसको हम बोल रहे हैं? वो सृजन का सब बनना होता है, उस पर बात करते हैं आगे, जो बनना है नहीं बनना है ना? अस्तित्व ना बनता है ना बिगड़ता है। अस्तित्व दर्शन पे आएंगे ना, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, उस पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। ये जो 4 अवस्थाएं बोली आपने, इनको जरा दिखाइए। आगे बताएंगे, सारा बताएंगे इसको। इसमें किसका? इन्होंने सृजन का मतलब क्रिएशन, निर्माण, जो क्रिएशन होती है ना, और संहार का मतलब हो गया डिस्ट्रक्शन, है ना, वो जो प्रलय की बात है। तो अब ये किसी एक इकाई के संदर्भ में बोल रहे हैं, अस्तित्व का ही क्रिएशन, सृष्टि का क्रिएशन है ना, और उसी का प्रलय विनाश हो जाएगा। आदर्शवाद में ऐसी कल्पनाएं नहीं है ना, तो वो सबके बारे में तब बात करेंगे जब हम पहुंचेंगे। सर इससे मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अलग अलग? क्या होता है मल्टीवर्स? ऐसी अनेक दुनिया है, मतलब क्या उसका? जैसे ये पैरेलल यूनिवर्स है हम लोग। पैरेलल होने का मतलब क्या है? देखिए, लैंग्वेज फ्लोट कर रही है मीडिया में, उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, क्या कह रहे हैं उसका, मल्टीवर्स का मतलब क्या है? कभी कहना कैसा? इस तरह के जो ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, ऐसे का क्या नहीं? ये मल्टीवर्स का अर्थ नहीं है, ये तो सिंगल यूनिवर्स की थ्योरी में आ जाती है सारी बातें जो बोल रहे हैं। मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिंग थ्योरी में से निकल के आता है, फिजिक्स की, उसमें 11 डायमेंशंस की बात है, वो एक अलग चीज है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब कुछ अलग ही है, वो छोड़ दीजिए। अभी आप हमारे डोमेन से बाहर है, आप अभी सामान्यता लोगों को इसका मीनिंग नहीं मालूम है, हम भाषा में खेलते हैं केवल। किसी और ग्रह पे आशीष त्रिपाठी होंगे अभी? आशीष त्रिपाठी मतलब नहीं, आप ही नहीं हो, आप इधर होने, आपको उधर क्यों होने की जरूरत है? मनुष्य होंगे किसी ग्रह पे, होंगे, क्यों नहीं होंगे? आप जब हमने बोला मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, जीवन एक इकाई है, शरीर एक इकाई है, तो आप इस शरीर के साथ आशीष प्रधान जी, जो यहाँ भूत हो गया वो कहीं और का वर्तमान नहीं होगा। नहीं, क्यों होगा? आप अपने आप में एक इकाई है ना। बनाई मतलब है, पहले से है, पहले मतलब है ना, पहले है ना बाद है, केवल है। स्वीकार करना पड़ेगा। फिर तो सर ये एक क्वेश्चन है। एक मिनट पहले इनका पूरा करते हैं। इसका सर अंत मतलब कि अंत का कोई मतलब नहीं है, जो है वो है, बस उसका रूप बदलता रहता है। मतलब जैसे अभी जब ये पूरी धरती को देखो, इसमें पदार्थ है, इसका रूप बदलता रहता है, बस इतना बदलता रहता है और कुछ नहीं। पहले से रही रहती पहले का मतलब क्या हुआ? है। सर ये रूप बदलता रहता है थोड़ा। एक भाई आते आते तो एक से बात उनकी पूरी नहीं हुई। ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, इनके बनने का बनने का नहीं, पदार्थ है। देखो अस्तित्व में पदार्थ है, ये सहस्त्र दर्शन ज्ञान में यही सब चर्चा करनी है हमने, तब कर लें क्या इस बात को, जब हमारा टॉपिक आएगा इसको लेके। अभी तो हम इस पे कल्पनाशीलता कम स्वतंत्रता पे करने वाले हैं। ये पूरा मुद्दा है अपना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी कर लेंगे इसको, तब कर लेंगे। ठीक, हाँ जी, तब आप लोगों के भी तब ले लें इस बात को।
है ना, क्योंकि ये उसमें सारा कॉन्टेक्स्ट है ही, वो सारा हो जाएगा उसमें, क्रम से चलेंगे। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है कि मानव की दो ताकत, हाँ, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि मानव में ये दो स्वभाव, दो क्षमताएं बोल सकते हैं। ताकत से क्षमता का द्योतक होता है। ठीक है, तो इससे ये कल्पनाशीलता की चर्चा से ये पता चलता है कि हमारा करने वाला काम तो कुछ और है और हम लगे किसी और में, तो कुछ बड़ा काम है। मतलब ये हुआ कि ये जो चल भाई वाली भी खरीद ले, ये वाली भी खरीद ले, ये भी बना ले, ये भी कर ले, ये तो मतलब सब एक तरीके से बेवजह वाली बात लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है भैया, इसका मैं आपको एक तुलना बता देता हूँ कि हमने कोई बढ़िया सी, हमें कोई गाड़ी मिल गई नई नवेली, है ना, अब हमारे को बड़ा मजा आ रहा है उस गाड़ी के, नई है, तो सुबह उठते हैं, उसका कपड़ा वपड़ा मारते हैं, पॉलिश लगाते हैं, चमकाते हैं, अंदर भी अच्छे से वैक्यूम करते हैं, है ना, और खुश होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है जी। अगले दिन फिर से यही करते हैं। हाँ, यही करते आ रहे हैं और रोज ये करते हैं, उस गाड़ी से कहीं जाते नहीं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि कभी गाड़ी की हवा निकल जाती है तो उस हवा को ठीक करने लगते हैं, कभी पेंट पुराना लगता है, कभी उसको ठीक करने लगते हैं। धीरे 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 पदार्थ से बनी गाड़ी पुरानी हो ही जाएगी, उसका दुख होने लगता है। बस इतना ही है, इतनी जिंदगी हम जी। गाड़ी में बैठ के कहीं पहुंचना है, कुछ करना है, इसका इस्तेमाल है कुछ, इसको नहीं जानते। गाड़ी के लिए जो चीजें चाहिए भाई, इसमें हवा भरने के लिए मशीन भी ले आओ, गाड़ी के अंदर कुछ मतलब उसमें कुछ कवर भी ले आओ, इसका कुछ भी, जो भी अलग अलग चीजें गाड़ी के लिए, खड़ी गाड़ी के लिए, वो सब करते रहते हैं। थोड़ा इसको बताइए ना कि वो जो है उस गाड़ी से जो हमको जाना है, जो हाँ, ये जो समझ, वो हमें लक्ष्य नहीं मालूम है। हाँ, वो और ये भी नहीं मालूम है जाने के लिए बनी है। हाँ, तो थोड़ा सा वही तो बता रहे हैं, ये लक्ष्य हमारा, ये सब देखने के लिए हम बने हैं, उसके लिए हमारा शरीर हमारा साधन है। तो इसका उपयोग करना हमें ज्ञान अर्जन करने के लिए, समझदार होने के लिए और समझदारी को प्रमाणित करने के लिए। ये साधन हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, और उसका यूज करना है। इसका यूज ये है कि हम इस वर्तमान ब्रह्मांड को क्रियान्वित होते हुए या इसमें इस क्रिया में सहयोग करते हुए इसको देखें। हमको केवल देखना है, और क्योंकि हम देख रहे हैं और हम शरीर के साथ हैं, तो शरीर से जो कुछ भी करें वो इसके जो तालमेल है, इसमें भागीदारी के रूप में ही करें, वो उसका प्रमाण है। और बिना इसको समझे हम उसके तालमेल में भागीदार हो नहीं पाते, वही हमारे को दुखी परेशान करता रहता है। अच्छा, मैं बार बार इसमें उलझ जा रहा हूँ। हाँ। कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मैं इसमें उलझ रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी हम ज्ञान को उपलब्धि मानते नहीं। हाँ। वस्तु को उपलब्धि मानते। हाँ बिल्कुल सही। इसलिए ज्ञान ही मतलब प्रमुख उपलब्धि है। मतलब इस चीज का बोध हो जाना, ज्ञान से ही तृप्ति होगी, ये समझ लीजिए। कोई भी चीज इकट्ठी कर लो, कितनी भी वस्तु रूप, पदार्थ रूप, से कोई तृप्ति नहीं होगी, खालीपन बना रहेगा अंदर, खोखले रहोगे। ज्ञान ही भरता है जीवन को। जीवन का भोजन ज्ञान है, ऐसा बोल सकते हैं। जी, जीवन का भरण ज्ञान से होता है। ज्ञान को हम कोई चीज मानते नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। वही, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं है। हाँ, वो
इंद्रिय गोचर को सच्चाई मानते हैं, भौतिकवादी दृष्टि से आप बोल ही रहे हो। भौतिकवादी आ देख जाते रहे हैं हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तुम्हें क्या मिला? क्या मिला बताओ, तुमने क्या पाया, कितना पाया, कितना कमाया, कितना पाया, बस। क्या प्रॉफिट आया, क्या वो सब इधर नहीं, वो तो आप लगे हो कर ही लो, उसको अच्छे से कर लो। उसकी तो पूरी बने हुए सिस्टम बना हुआ, वो जो तंत्र बना हुआ। वो जो मैग्नेट है ना, वो जो बेड़ी है ना, जी जी, वो आप ही को देख के आप ही को उसका इलाज करना है, करना हो तो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, वो तो ध्यान चला गया, हो ही जाएगा, हमें मालूम है। ये तो ये देखिए, इनके अंदर जो घटित होना है वो घटित हो गया है। अब ये पीछा छूटने से पहले जो थोड़ा छटपटाता है ना, वो छटपटाता है, और कुछ नहीं। होना जो हो गया है इनके अंदर, बात तो क्लिक कर गई है, बीच पड़ गया। जो होना तो सब हो गया, हाँ। लग गया, फंसा दिया। हो गया सब जो तुम्हारा। वो तो छूटते छूटते कुछ तो करेगा ना सर, वही चक्कर। वही जब एनेस्थीसिया देते हैं ना, बंदा बेहोश होने लगता है, ऑपरेशन के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन बाद में उठपटांग शुरू कर देता है। जो होना था सब हो गया, किसी की समझ में नहीं आता। हाँ जी भैया जी, आपने कहा मानव की का एक प्रयोजन है जो पूरी सत्ता या पूरे मुख्य प्रयोजन यही है का दृष्टा बने। हाँ। ठीक है, इस समय अस्तित्व का, मैं भाषा पूरी करें, ज्ञान और दर्शन करना। ज्ञान और दर्शन, हाँ, जो दर्शन करने वाली चीजें हैं वो उसका दर्शन होना, और जिनमें ज्ञान होना है उसका ज्ञान होना, ये अस्तित्व, ये प्रयोजन, ये हमारा प्रयोजन है। इस समय शायद ही कोई एकाध मानव होगा या एक भी मानव नहीं होगा जो अपने इस एबिलिटी को पूरा एक्टिवेट कर दिया है। चलिए ऐसा मान लेते हैं, हाँ, इस धरती पे अभी नहीं। वो और भी बोले हैं ना। अच्छा सर, जो मानव को दो स्वतंत्रता मिली, कर्मशीलता और कर्म, नहीं, दो ताकत मिली है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। मानव को ऐसी कोई गुणवत्ता, माने ऐसी मानव को ये क्यों मिली? मिली मतलब उसके जैसे पेड़ के अंदर आम के ऊपर आम क्यों लगता है, ये तो यही वाली बात हो गई ना। आम के पेड़ पे आम क्यों लगता है, और अमरूद के पेड़ पे अमरूद क्यों लगता है, और सांप के जो हाथ पैर क्यों नहीं होते, और कबूतर के पंख क्यों होते हैं, भैंस की पूंछ क्यों होती है? ऐसे ही सवाल है। ये हमारे होने के स्वरूप का भाग है। ये दो चीज, मानव है तो उसमें कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। पेड़ पौधों में टहनियां मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं, फल मिलता है, वो उनका काम है। हमारा काम ये है, सबके काम मिलने से सब चीजें पूरी हैं। बिना पेड़ पौधे के हम हो नहीं सकते, है ना। ये तो ऐसी बात हो गई, हमारे होने से पेड़ नहीं हो सकते। पेड़ की भी पूर्णता हमारे से है, हमारी पूर्णता पेड़ों से, जीवों से, खनिज से, सबसे है। हमारा तो पेड़ों पर का प्रभाव पड़ेगा, और क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा प्रभाव पेड़ों पे या पेड़ों का प्रभाव हम पे, क्या बोलते हैं? दोनों की चीज। तो पेड़ों का प्रभाव तो ये है कि हम सांस ले पाते हैं, उनकी वजह से खाना खा पाते हैं। ये दोनों काम तो पेड़ों के बिना नहीं होगा। हमसे भी तो भी ले रहे हैं, हम हमारे से भी ले रहे हैं, उनका खाना हमारे सांस से बनता है। क्या बढ़िया बात हो। नहीं दे रहे, एक दूसरे को नहीं दे रहे। यही तो जो वर्तमान स्थिति है जी, माइक थोड़ा नीचे, ये जो वर्तमान स्थिति है, मतलब हमारी, मेरी जो वर्तमान स्थिति है। एक मिनट जी, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। जो मेरी वर्तमान स्थिति है, जिस स्थिति में मैं इस समय हूँ, इस स्थिति से ऊपर की जो स्थितियां हैं, उनमें रहने वाले कुछ तो ऐसे व्यक्तित्व हैं। जी जी। अच्छा, तो जैसे आप हैं और भैया जी हैं जी, मतलब
इस स्थिति से भी ऊपर की स्थिति के लोग जो हैं जी, उनके दर्शन आपको प्राप्त हैं? जी जी। तो मतलब हम लोग को अगर कुछ और मतलब उनको देख करके उनको जो है एक तरीके से जो है समझने से ही आगे गति बढ़ेगी, किसी के भौतिक दर्शन करने से नहीं। किसी का अनुसरण अनुकरण करने से? अनुकरण तो समझने के ही होगा ना। अच्छा भाई आप क्या अनुसरण करोगे? वो खाना क्या खाते हैं, कपड़ा क्या पहनते हैं, ये सब तो नहीं करना। नहीं, मुझे तो ये समझना कि किस तरीके से जागृति के अर्थ में करोगे ना। जी जी जी। तो जागृति के लिए तो समझना ही पड़ेगा। जितने भी लोग हैं सब उपलब्ध हैं आपको, हम मतलब हमारे संपर्क को समझ लेंगे। नागराज जी चले गए थोड़ा पहले, तो बाकी जो है उन सबसे आप मिल ही सकते हो, जो भी हैं, चाहे आप उनको ऊपर मानो, समान मानो, नीचे मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको अध्ययन की वस्तु मिल गई है, जागृति के लिए वस्तु मिल गई है, वस्तु है उसकी। इस वस्तु के ऊपर मनन करना है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमने विचार, ये जो सह अस्तित्ववाद आपको दिया है, ये आपने मुझे प्राप्त कराया है जी। आपकी जो ये एबिलिटी है, ये जो आपको जो वर्क दिया है, एक तरीके से आपने मुझे जो काम दिया है कि सह अस्तित्ववाद में ही जीना है और सह अस्तित्ववाद को ही आगे बढ़ाकर के ये यात्रा पूर्ण होएगी। मतलब ये तृप्ति जो मुझे मिलेगी। सह अस्तित्ववाद को बढ़ाने वाली बात नहीं है। सह अस्तित्ववाद कोई मतलब कोई वो संप्रदाय तो है। हाँ, मैं वस्तु उसको नहीं मानता। तो क्या चीज है? ये एक सीढ़ी है। सीढ़ी है मतलब हमारी जो स्थिति है उससे अगली स्थिति को पाने के लिए एक सीढ़ी है। सीढ़ी मेरे को किसी ने सीढ़ी दी, मैं थोड़ा उस पर चढ़ना शुरू हो गया, मैं देखा अरे तो सच्ची में ऊपर ले जा रही है, मैंने आपको भी दे दी, आप भी चढ़ के देख लो, आप भी आगे दे दो, इच्छा हो तो। बस इतना ही काम है मेरा वैसे जी बताओ। हाँ बताएं। तो ये इस विधा से हमें ये अपने आप को लाभ ये महसूस हुआ कि जो नागराज जी ने जितनी तपस्या किया, इसकी खोज की, जितना समय लगाया जी, और वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जी, तो ये हमारा उतना जितनी खोज हम करते यहाँ तक पहुँच पाते, अगर प्रेम खोज करते तो हमारा एक समय बचा, बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। क्योंकि जैसे हमारी उम्र हो गई 36 साल जी, अगर मैं अब लगाना चाहूँ तो इसको खोज में लगाते लगाते हमारा जीवन ही समाप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम हम यहाँ से आगे बढ़ सकते। बहुत सही बात है। और दूसरा ये विचार आया कि हम महाभारत से ले रहे, जैसे कृष्ण ने वहाँ पे विराट रूप दिखाया जी, तो यहाँ पे हमें ये हो गया कि या तो उनके अंदर ये विधा, वो जानते थे पूरे अस्तित्व को, उन्होंने अपने अंदर दिखा दिया जी, या तो इसके जानकार थे, वो सिद्ध हो गई विधा उनके पास, वो प्रकट किया। और दूसरी तरफ वो संहार भी करवा दिया इतना बड़ा। यहाँ पे हम उनको भगवान कैसे कह सकते हैं और ये विराट रूप कैसे दर्शन करा दिए? तो इसलिए हम महाभारत पे बात नहीं करें, हमसे अस्तित्व बात करें। हमने बोला ना, पुराने ग्रंथों को या पुरानी उसकी विचारधाराओं को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपने किया हुआ है, उसमें कोई भाग तो सहायक होगा ही, ऐसा मान के आगे बढ़ा दें। जब तीसरा घटित हुई है तो कुछ ना कुछ उसका अस्तित्व होगा। किसका अस्तित्व? इन्होंने कहा कि विराट अब घटित हुआ नहीं घटित हुआ, अब छोड़ दो ना उसको, क्यों घुसना उसके अंदर? समझने वाली बात पे ध्यान दो। कोई भी चीज है, जैसे चीज है जिसका प्रमाण है कि इसकी उपयोगिता जैसे है। एक मिनट, ये चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? बात कर क्यों? हाँ, तो उन्होंने तो कुछ बोला, आप इसकी कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब अभ्यास की बात कर रहा हूँ, ये जो हमने जितना 2-4 दिन में सुना उसको कैसे प्रयोग करना, उसके लिए उदाहरण दे रहा। इससे क्या उपकार होगा? फिर खिचड़ी पकड़े है ना, हो गया। ये इतना ही करना है, देखो इतना अच्छा हमें रास्ता मिल गया। बेहतर है। हाँ, इससे संबंध को तो कोई फायदा नहीं होगा ना, आपकी उनकी दोस्ती को तो फायदा नहीं होगा। ये जो हम बहसबाजी करते हैं ना, इसका कुछ रखा देखते कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं करता ही नहीं बहसबाजी। सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमारा इस
समय बच गया बहुत सारा। जी जी। अब यहाँ से हम अगर इसको अच्छे से समझ के आगे की यात्रा और क्या कुछ कर सकते हैं। अगले बाबा ये जो भैया बोल रहे हैं ना, देखो इसको जो आपको जो पॉइंट लग रहा था कि ये भाई कोई हम में से कोई भी इधर आया है, उसने कुछ ना कुछ तो पहले का मान रखा है। जो माना हुआ है उसका कोई भाग सही होगा और कोई भाग सही नहीं होगा। आप में भी ऐसा ही है, उनमें भी ऐसा ही है। अगर आपको लग रहा, मान लो वो जो मान रहे हैं अभी बोल रहे हैं वो वाला भाग सही नहीं है, तो आपके जैसे ही है ना, क्योंकि आपने भी तो बहुत सारी मान्यता अभी सही नहीं है, तो अपने ही प्रतिरूप में देखो ना। अच्छा मेरे जैसे ही है, ये भी कुछ चीजों को गलत मानते हैं, कुछ चीजों को सही। इससे क्या होता है? दोस्ती होती है। हमें दोस्ती करने के बहाने ढूंढने। अभी हम दूरी के बहाने ढूंढते, कमी देखते हैं। ठीक है? हाँ, ये बात सही है। और इसमें हमारा समय जाता है बिना बात के। समय जाता है तो फिर ईश्वर दर्शन छूट जाएगा जो हमें कराना है आपको। जो सुबह हम जिस किताब में डिस्कस कर रहे थे ना, उसका भी निष्कर्ष है वो यही है कि बहस से बचे हैं। हाँ, ठीक है, पुस्तक ठीक है, अच्छी बात है। वो निष्कर्ष तो कोई बुरा नहीं। ठीक है, सबको हो गया ब्रेक का समय? चलिए आइए। अभी टाइम है 1-2 मिनट, 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट? हाँ तो बताओ ना। एक बात और सा हम कह दें सर। कह दो। जैसे फिर वही बात पे आ गई, जैसे भैया ने कहा जी विराट हो गई, जैसे कई लोग कहते हैं शंकर जी माधो की गांजा पीते वो चीज, कोई अवधारणा आज भी मानव उपयोग कर, कोई नहीं कहता। ठीक है, लेकिन क्या गलत है बात? ऐसे कहते सही गलत के झंझट में मत पड़ो। संतुलित असंतुलित के रूप में देखो, या अधूरे और पूरे के रूप में देखो। नहीं लगता है तो देखो, कोई गांजा पी रहा है या नहीं पी रहा है, ये पूरा तो नहीं है। पूरा नहीं है, इतना निष्कर्ष निकाल के पूरा होने के लिए प्रयास करें। मानव जाति बहसबाजी में उलझ के फंस गई है, बिना बात के बहसबाजी, ना सर ना पैर, ना मालूम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। आधों का तो 99% बातों के मूल के अर्थ नहीं जानते हैं, बोलते हैं लेकिन बोलना है। आज के टॉपिक में तो बिल्कुल शांत कर दिया भाई। तभी अभी आवाज सुनाई पड़ी रियल में कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए बने और क्या कर। मैंने बोला था ना उस दिन, आपने बोला मैंने आपकी जरूरत पूरी करूंगा। ये जो पूरे को देखने वाली बात आप कहते थे ना बार बार जोड़ के, इधर से हमारे में वो ताकत बनी हुई है देखने के लिए। जिस सुख आनंद के लिए हम तड़फड़ा रहे थे, उसको देख ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, इसमें जो मजेदार बात ये है, ये जो बड़े वाले सुख और आनंद, जो संपूर्णता को देखने का, इसका रास्ता रोजमर्रा की जिंदगी में जो व्यवहार हम कर रहे हैं, इसके पायदान से जाता है। इसको नहीं छोड़ सकते, परिवार की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते, समाज की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते, प्रकृति की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकते। उस रास्ते से ये संपूर्णता में पहुंचते हैं। अभी क्या रहा, बड़े चीज को देखना तो छोटी चीज को छोड़, छोटी में लगते हो तो बड़े को छोड़ दो। यहां हम बोल रहे हैं सबके पूरे के साथ होगा और उसका रास्ता देंगे, ये मुख्य बात है। बंदर तो मेढक तोड़ने जैसा हो गया, एक का पकड़ा तो दूसरा उछक गया। बस चलिए, अब घंटी भी बज गई।